होगी असाइनमेंट। ये आपने हमें जमा करवानी है नेक्स्ट वेडनेसडे तक, ठीक है। आप अपनी जो CR है उसको जमा करवाएंगे, वो सारी मुझे एक ईमेल में भेजेगी जैसे लास्ट टाइम उन्होंने भेजी थी। सर पेपर पे करनी है या वर्ड पर? नहीं, आप इसको वर्ड पे ही कर दें, और जैसे लास्ट टाइम आपने किया था वर्ड पे कर दें या PDF बना दें उसका, और आपने सब बच्चों से लेकर एक ईमेल में अटैच करके मुझे भेज दें। यस सो सर। so today you guys will have the last lecture, so I thought कि आपको इन बेसिक कंसेप्ट्स जो कि आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं FSC में, वो पढ़ाने की बजाय आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आज बताऊंगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो बेस थी वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स थी, ठीक है। सर ये फाइनल में शामिल होगा? जी होगा ही शामिल, लेकिन ये उसमें बस कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, बाकी तो सारे वो आपको जनरल डिस्कशन ही है। ओके सर। सर अच्छा, पेपर का भी थोड़ा सा आइडिया दे देंगे, पेपर किस टाइप का आएगा? पेपर में यस सर, क्योंकि ऑनलाइन पेपर में आप उन लोगों के आप डायरेक्टर साहब से बात करूंगा ना, उनसे पूछूंगा कैसा ऑनलाइन होगा या फिजिकल होगा, क्या होगा, फिर उस हिसाब से मैं आपको फिर वो इंस्ट्रक्शंस दूंगा। यस सर ऑनलाइन सर, वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन हो सर रहा है। ऑनलाइन हो सर ऑनलाइन होना है। चले मैं उनसे ऑनलाइन होना है सर। डिस्कस करके फिर सर आपको वो बताऊंगा। ऑनलाइन ही होगा, उन्होंने बताया। ओके, मैं उनसे डिस्कस करके आपको बताऊंगा। ओके सर। सर एक सर और वो बात, तमाम टीचर्स जो हैं वो MCQ दे रहे हैं, तो आप भी MCQ ही देंगे फिर? वो मैं उनसे डिस्कस करने के बाद ना फिर आपको फाइनल बताऊंगा। ओके सर। ठीक है, और आप लोगों ने आज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 के बारे में पढ़ना है, और उसकी बेस जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पता है अप्लाइड फिजिक्स है। तो आप ने आई थिंक यू गाइज हैव लर्न दीज गेट्स ड्यूरिंग योर FSC, एम आई राइट? आपको लॉजिक गेट्स का पता है ना क्या होते हैं? एंड गेट क्या यस होता है, सर। और गेट क्या होता है, यस और सर। ओके। तो हमारे पास जो लॉजिक गेट्स होते हैं ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट का, ठीक है। हम इसमें इनपुट वैल्यूज देते हैं, बाइनरी जो वैल्यूज होती है 0 या 1, और हमें आउटपुट भी एक सिंगल वैल्यू के फॉर्म में आती है, ठीक है। आपके जितने माइक्रो प्रोसेसर्स हैं दे हैव मिलियंस ऑफ गेट्स इनसाइड दैट, ठीक है। और बेसिकली ये 7 टाइप्स के होते हैं, आप सब बच्चों को पता है। सबसे पहले इन्वर्टर होता है जिसका सिंबल आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसमें हम इनपुट अगर 0 देते हैं तो आउटपुट हमें वो 1 देगा। 0 का मतलब है ऑफ, 1 का मतलब है ऑन, ठीक है। या 0 का मतलब है फॉल्स, और 1 का मतलब है ट्रू, ठीक है। और इसके अगर बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें, वो नीचे आपको नजर आ रहा होगा, तो आप इसे मैथमेटिकली कैसे शो कर सकते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन का मतलब है कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो आपको जब आपकी आउटपुट दे, या तो वो ट्रू हो या फॉल्स हो, या ऑन हो या ऑफ हो, उस फॉर्म में दे, ठीक है। तो नॉट के बाद फिर आपको और का पता है, और का जो सिंबल होता है, अगर आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है, दिस इज द सिंबल ऑफ और गेट। वी हैव इनपुट वैल्यूज एज A एंड B, एंड वी हैव आउटपुट वैल्यूज एज Y। तो अगर आप बूलियन एक्सप्रेशन देखें तो Y इज इक्वल टू A प्लस B। इट मीन्स कि हमारे पास अगर एक भी जो इनपुट है, जो दोनों में से A या B में से अगर एक भी हमारे पास ऑन है तो हमारे पास आउटपुट भी ऑन आएगी, ठीक है। लेकिन एंड के केस में अगर एक भी हमारे पास इनपुट वो जो है वो ऑफ होगी तो आउटपुट वो ऑफ हो जाएगी। तो उसका बुलियन एक्सप्रेशन देखेंगे तो y इज इक्वल टू A क्रॉस B है। तो ये मतलब आपको पास एंड गेट की जो मतलब सिंबल है वो शो किया गया है। इसके बाद नॉर गेट होता है। नॉर गेट क्या होता है, इसका अगर बुलियन एक्सप्रेशन देखें y इज इक्वल टू A प्लस B, और A प्लस B का बार ले लेते हैं, ठीक है। इसमें और गेट होता है, लेकिन और गेट का आप इन्वर्ट लेते हैं तो हमारे पास वन और गेट बन जाता है। इसका सिंबल हमारे पास ये होता है। इसके बाद नैंड गेट होता है हमारे पास, उसमें भी आप एंड गेट का इन्वर्ट ले देते हैं, ठीक है। अगर आप बुलियन एक्सप्रेशन देखें y इज इक्वल टू A क्रॉस B, और उसका बार हो जाता है। इसके बाद हमारे पास एक्सक्लूसिव और गेट होता है। उसका मतलब है अगर हमारे पास
दोनों इनपुट सेम होंगी तो हमारे पास आउटपुट 0 आएगी। ठीक है, अगर एक भी इनपुट हमारे पास ऑन होगी तो आउटपुट हमारे पास वो भी ऑन आएगी। और एक्सक्लूसिव नॉर होता है हमारे पास। इस केस में क्या होता है कि अगर दोनों इनपुट सेम होंगी तो आउटपुट हमारे पास ऑन की फॉर्म में आएगा, 1 की फॉर्म में आएगा। ठीक है, अगर एक भी इनपुट दोनों में से हमारे पास क्या है जो कि ऑफ है तो हमारे पास इसका मतलब है तो वो हमारे पास आउटपुट भी ऑफ देगा। लेकिन अगर दोनों हमारे पास सेम है तो हमारे पास आउटपुट नॉर के केस में 1 आएगी। यस सर सर ये गेट्स तो हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमें यही नहीं पता लगा ये गेट्स कहाँ इस्तेमाल कहाँ हो रहे हैं, कैसे किस फॉर्म में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये आज आपको पता लग जाएगा, ये आपको पता लग जाएगा। गेट्स बेसिकली आप कोई भी इंटीग्रेटेड सर्किट है ना तो उसमें आपके पास गेट्स होते हैं। ठीक है, और वही आपके सारे जो छोटे मोटे फंक्शंस होते हैं कि आपके पास एक सर्किट में, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। कहाँ पे हमें करंट चाहिए, कहाँ पे हमें करंट नहीं चाहिए, ऐसे ही होता है ना कि एक टाइम पे ये तो नहीं होता कि पूरे सर्किट में करंट चाहिए होता है। कुछ कुछ जो उसके कंपोनेंट्स होता है उसमें करंट चाहिए होता है और कुछ में नहीं चाहिए होता। ठीक है, तो ये गेट्स वो काम करते हैं कहाँ पे करंट हमें प्रोवाइड करना है, कहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड करना है और कहाँ पे नहीं करना। तो हमारे पास जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है या हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें ये मिलियंस ऑफ गेट होते हैं कि किसको करंट देना है, किसको नहीं देना। आज आप इस लेक्चर के थ्रू ये भी लर्न करेंगे कि अगर आपको कोई ये बताए कि यार हमें ये इनपुट्स दें और ये हमारे पास सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हमें चाहिए अब तरह का सर्किट बनाएंगे और कैसे बनाएंगे। मेरी आवाज आ रही है? तो सर पीछे से रिपीट कर दें सर, नहीं आई आवाज। मैंने आपको ये कहा कि बेसिकली जो हमारे पास सर्किट नहीं आ रही सर, नहीं आ रही। आवाज आ रही है अब? यस सर अब आ रही है। ओके, आप बच्चों ने पूछा एक बच्चे ने कि हम कहाँ पे यूज करते हैं। आपके पास कोई भी सर्किट है या कोई भी आपके पास एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, आपने उस सर्किट को अगर फंक्शनिंग करना है तो ये जरूरी नहीं है कि हर कंपोनेंट को करंट एट अ टाइम ही जाए। ठीक है, कहाँ पे किसी किसी को थोड़ा बहुत करंट चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, तो ये गेट्स हम उसमें लगाते हैं। आपका एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है, वो दे हैव मिलियंस ऑफ गेट्स कि किस कंपोनेंट को करंट चाहिए, किसको नहीं चाहिए। ठीक है, और आज के लेक्चर में आप ये चीज भी सीखेंगे कि सर यस सर लेकिन ये तो चीज ट्रांसफॉर्मर नहीं बताएगा कि कहीं पर करंट ज्यादा चाहिए तो वो करंट ज्यादा करेगा और कहीं पर थोड़ा चाहिए तो थोड़ा करेगा। ज्यादा की बात नहीं कर रहा। सर हमारे पास जो कीज होती हैं वो भी तो यही रोल प्ले करती हैं। ज्यादा का मतलब है कि नहीं चाहिए, मतलब है कि आपके पास वो होती है लेकिन वो उनका जो रोल होता है वो एक लिमिटेड होता है। ठीक है, जैसे आपने गेट्स पढ़े, हर गेट का एक डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, तो उसके कीज के जो केस में ये चीज नहीं होती ना, उसका जो हमारे पास एक फंक्शन होगा या तो एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। आप डिफरेंट गेट्स को मिला के एक नई नई चीज बना सकते हैं। नई एक आप एक नए टाइप का गेट्स क्रिएट कर सकते हैं, 3-4 डिफरेंट तरह के उसको मिला के गेट्स को। तो दिस इज द एडवांसमेंट इन गेट्स कि आप उनको कंबाइन करके उनको डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। की का सिर्फ एक ही फंक्शन होगा। ठीक है, और आज के लेक्चर में आप ये भी सीखे, आप अगर आपको कोई इनपुट्स देता है कि ये हमारे पास ये इनपुट्स हैं और ये हमारे पास आउटपुट है, तो आप हमें बताएं इसका सर्किट कैसे बनाएंगे आप। तो यू गाइस कैन डेवलप, अगर आप आज इस लेक्चर को सुनते हैं कि कैसे। और फिर यही हमारे पास जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 आई उसकी जो हमारे पास बेस थी ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। ठीक है, तो आप फॉर एग्जांपल अगर आपको मेरी स्लाइड नजर आ रही है तो आप देख रहे होंगे कि हमारे पास एक सर्किट है, इसमें हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, ए बी और सी। ठीक है,
और 2 की पावर n ये डिसाइड करता है हमारे पास कि हमारे पास कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे। अगर फॉर एग्जांपल 2 की यहाँ पे अगर हमारे पास इनपुट्स 3 है ना, a और b और c, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 तो 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे जो कि हमारे पास शो हुए हैं जो नीचे टेबल है। 000 है, 001 है, 010 है और एटसेट्रा। अब हमारे पास ये क्या हुआ है हमने 2 एंड गेट यूज किए हैं और उसके साथ आगे एक और लगा हुआ है, ठीक है, और ए के साथ हमने नॉट यूज किया हुआ है और अब हमने इसका बताना है कि हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। लेट्स सपोज कि हम सपोज करते हैं कि हमारे पास इनपुट 0, आउटपुट भी 0 है, और सॉरी इनपुट भी 0 है, बी भी 0 है, तीनों इनपुट 0 है, ए बी और सी। अगर ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो एंड क्या हमें क्या क्या रिजल्ट देगा, बताएं मुझे को। सर 0 ही देगा। सर 0 ही देगा। 0 देगा। ठीक है, ये इसका जो हमारे पास जो आ जाएगा क्या नाम है, तो प्रोडक्ट यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो 0 के फॉर्म में आएगी। अब इधर आ जाए, ए के हिसाब से हमने इन्वर्ट लगाया तो ये ए भी 0 था, अब ये इन्वर्ट लगाने से क्या बन गया बताए कोई ये बता। 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। 1 बन गया। 1 को आपने सी के साथ लगाया जो कि ऑलरेडी 0 है, तो ये एंड का जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा। सर अगर C 0 है तो फिर तो एंड का प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। तो ये सी के साथ ही बन रहा है ना, सी और ए का जो बार है उसके साथ इसका एंड बन रहा है, तो वो भी 0 आ जाएगा। और करेंगे 0 + 0 तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो हमारे पास 0 आएगा। दैट्स इट, ठीक है। अब हम दूसरे में जाते हैं। आप मुझे कोई बच्चा दूसरे को छोड़ दें, आप चलें इसका बताएं मुझे, ये चौथे वाले का इसका क्या आएगा। जो चौथा है 0 1 1, इसमें क्या आएगा। सर एंड का तो 1 है। एंड का कैसे 1 आएगा, पहले वाले सर, 0 आएगा सर एंड। सर 0 आएगा ये। जो होगा दूसरे वाले एंड का भी 0 होगा। सर नीचे वाले एंड का 1 होगा। नीचे वाले एंड का कैसे 1 होगा। सर नहीं 0 होगा नीचे वाले का सर। और सर ये और का जो है वो 1 होगा। नीचे वाले का हमारे पास 1 और का होगा। 1 बनेगा सर। जी सर वो नोट लगा हुआ है 1 कर देगा उसे एक। हाँ, नीचे वाला जो होगा हमारे पास वो 1 आएगा और ऊपर वाला 0 आएगा। हमारे पास अगर हम जाएं चौथे पे तो हमारे पास 1 आ रहा है। इज दैट क्लियर, सब बच्चों को क्लियर है। यस सर। ओके यस सर। आगे जाएंगे तो अगर हम लिखते हैं 1 0 0 तो एंड का हमारे पास 0 आएगा और ये हमारे पास ये वाले एंड का भी 0 आएगा, तो हमारे पास जो टोटल फंक्शन है वो हमारे पास 0 आ जाएगा। इस पे चलते हैं, एंड वाले पे 1 पे। इसमें देखें आप, ए भी 1 है, बी भी 1 है, ठीक है, इनका एंड जो आएगा वो 1 आ जाएगा। लेकिन ये जब अगर हमारे पास 1 है तो इसका जो अगर नॉट आएगा 0 आ जाएगा। उसको अगर आप सी के साथ लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इसमें और में क्या होगा, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने अगर फंक्शन बनाना हो तो मुझे कोई बताए इसका बूलियन फंक्शन क्या बनेगा। इसका अगर हमने बूलियन फंक्शन बनाना हो, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में शो करना हो तो क्या बनेगा। f = क्या होगा हमारे पास, ये क्या है सर ये और है और है डॉट प्लस, टारगेट है। और प्लस दरमियान में आ गया, ठीक है, जी जी जो कनेक्ट कर रहा है। ये क्या है एंड एंड का क्या डॉट प्रोडक्ट आएगा, ये डॉट आ जाएगा। मल्टी ए बी आ जाएगा, ठीक है, ए बी, ए मल्टीप्लाइड बाई बी a multiplied by b plus c प्लस ए बार मल्टीप्लाइड बाई सी। इज दैट, यस सर। this is how we can calculate the boolean expression from अगर हमें पता हो कि हमारे पास ए बी और सी इनपुट्स क्या हैं। अगर आप कोई भी वैल्यूज लेंगे इन तीनों में से, जो हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन है, अगर आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है, आप इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू देगा जो बुक में आ रही है। इज दैट क्लियर। यस सर। यस सर। ओके, अब हमारे पास जो नैंड गेट होता है ना, उसकी जो फिर 2 वैल्यूज होती हैं जो कि सेम होती हैं, जो इनपुट सेम होती हैं,
A0 और B भी 0 या A1 B भी 1, वो हमें जो आउटपुट दे रही होती है सर 1 और बच्चों को 0। ऐड कर दें सर, ऐड कर और दें। एक भाई कह रहा है ऐसे ऐड कर। तो हमारे पास जो वैल्यूज दे रही होती हैं वो क्या दे रही होती हैं, वो हमारे पास उसका इन्वर्ट दे रही होती है। तो इसका मतलब है कि ए और बी अगर 0 होंगे, जब ए और बी अगर 1 होंगे, सेम होंगे, तो वो वाला हमारे पास जो नैंड गेट है उसकी उस वैल्यू को एज इन्वर्टर गेट यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह नॉर के केस में क्या होता है कि आपके पास जो दो पहले वाली वैल्यूज हैं जो जो, जो सेम है, मतलब 0 0 है ए और बी, और यहाँ पे इनपुट्स भी 1 और 1 ये भी सेम है, तो ये हमें भी क्या कर रहा होता है, उसका इनवर्स वैल्यू दे रहा होता है। तो इसका मतलब है कि नॉर गेट की पहली और आखिरी वैल्यू जो सेम कॉम्बिनेशन के साथ होती हैं वो एज ए इन्वर्टर गेट हम यूज कर सकते हैं, नैंड के केस में भी और नॉर के केस में। अब फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने पूछा था कि हम कहाँ पे यूज करते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास किसी कंप्यूटर चिप की एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, छोटा सा। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, इसमें हमारे पास उसने 4 नॉर गेट्स लगाए हुए हैं। 4 नॉर गेट्स अगर आपने लगाने हैं तो उसका मतलब है हर एक गेट के साथ आपको 3 पिन चाहिए। ठीक है, 2 पिन इनपुट होंगी और 1 आउटपुट होगी। इसमें भी होगी ऐसे ही कि 2 इनपुट हो जाएंगी, 1 आउटपुट होगी। इसमें भी 2 इनपुट होंगी, 1 आउटपुट होगी। इसमें भी 2 इनपुट होंगी, 1 आउटपुट होगी। इसमें भी 2 इनपुट होंगी और 1 आउटपुट होगी। और 7 के ऊपर आप क्या करेंगे, आप इसे ग्राउंड कर देंगे और यहाँ से हमारे पास वोल्टेज आ रही होगी जो कि पूरी इस सर्किट को पावर करती होगी। ठीक है, आप कितना करंट कहाँ पे चाहिए कहाँ पे नहीं चाहिए हम नॉर गेट से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगले में जाते हैं इन्वर्टर के केस में। इन्वर्टर के केस में हमें क्या, हमारे पास क्या था, इनपुट थी और आउटपुट थी। ठीक है, हमें सिर्फ 2 पिन चाहिए। अगर पिछले नॉर गेट की बात करें तो हमें 2 इनपुट पिन चाहिए थी और वी नीड 1 आउटपुट पिन। लेकिन इन दैट केस वी नीड ओनली 1 इनपुट पिन एंड 1 आउटपुट पिन, क्योंकि इन्वर्टर में होता ही एक है, एक ही इनपुट होती है, 0 होती है या 1 होती है, उसको आप इन्वर्ट कर देते हैं। तो इन दैट केस आप देखें हर जो भी हमारे पास इन्वर्टर गेट है इसके साथ 2 पिन्स लगी हुई हैं। ठीक है, ये 7 को हमने ग्राउंड किया हुआ है और यहाँ से हमारे पास जो वोल्टेज आ रही है जो कि पूरे सर्किट को पावर कर रही है, ये एक छोटा सा कंपोनेंट होगा किसी चिप के अंदर जो कि बता रहा होगा कि हमें इतना करंट इस जगह पे चाहिए, इतना नहीं चाहिए। ठीक है, और हमें यहाँ पे चाहिए या नहीं चाहिए, 1 चाहिए या 0 चाहिए। तो इट कैन प्रोवाइड current to any circuit based upon their requirements, either in processors or controllers or whatever. अब ये हमारे पास डिफरेंट जो इनके लाज जो यूज करते हैं, ये तो आपको जो आपकी उसके लिए थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लाज होते हैं जो हम यूज करते हैं उसमें। इसके बाद कंसेप्ट आता है, आप लोगों ने कंसेप्ट कभी सुना है के मैप्स का, कार्नो मैप्स? नो सर। ओके सर स्टूडेंट्स को ऐड कर लें। जी, जिनकी रिक्वेस्ट आई है सब ऐड किए हुए हैं मैंने, अभी कोई रिक्वेस्ट नहीं है मुझे। ओके, कार्नो मैप में हम क्या करते हैं या के मैप में हम क्या करते हैं, आपको कोई बंदा कहता है, ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं या आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। ठीक है, आपको कोई बंदा कहता है कि यार हमें एक सर्किट बना के दो, उसमें ये इनपुट्स हम दें, ये आउटपुट्स आ जाएं। ठीक है, और ये आउटपुट्स हों, तो हमें सर्किट डिजाइन करते हैं। मतलब वो आपको ये बता दे कि यार ये इनपुट्स दें हम और ये आउटपुट आनी चाहिए, हमें इसकी बेस के ऊपर एक सर्किट डिजाइन कर दें। तो अगर आपको के मैप का पता है तो आप इजीली डिजाइन कर सकते हैं। तो क्या वो कैसे डिजाइन कर सकते हैं, उसके लिए हम एक वीडियो देखते हैं। वीडियो आ रही है आपको, शेयर हो रही है? यस सर। यस सर। ओके, अब हमारे पास ये अपने माइक बंद कर लिया। अब हमारे पास ए बी और सी 3 इनपुट है और ये जो एफ है हमारे पास आउटपुट है। हमें किसी बंदे ने कहा कि यार ये इनपुट अगर हम ये दें और ये आउटपुट आनी चाहिए, हमें सर्किट डिजाइन कर दें।
तो आप कैसे कर सकते हैं, अब हम वो देखते हैं। अब हमारे पास 3 इनपुट थी, इसका मतलब है 2 की पावर n, 2 की पावर 3, तो 8 कम्बिनेशन हमने बना लिए, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और एटसेट्रा। ठीक है, अब हम करते हैं। Consider the truth table shown on the screen. How can we take the data in this truth table and write a function using the variables a, b, and c? Enter Carnot maps. The Carnot map will be very helpful for us to write a function that describes this truth table. So we have 3 variables, so we need a 3-variable Carnot map with 8 squares. Now the 8 squares will match the 8 different input possibilities that we have here. अब So this is just हमने का जो के मैप ड्रा करना है, उसके लिए हम ये कर सकते हैं, हम ए बी सी हमारे पास इनपुट्स हैं। ठीक है, अब हम ये कर सकते हैं कि इनकी पेयरिंग कर लें। पेयरिंग एक की फॉर्म होगी, एक की हो सकती है, 2 की हो सकती है, 4 की हो सकती है और एटसेट्रा। हम फॉर एग्जांपल ए बी सी को क्या करते हैं, हम कर लेते हैं ए बी और सी को अलग कर लेते हैं, हम तीनों को इकट्ठे नहीं कर सकते। ठीक है, ए बी को हम ऊपर रख लेंगे जो हम ये पिक्चर बना रहे हैं इसमें, और सी को नीचे रख लेंगे। हम ये भी कर सकते हैं, ए को ऊपर रख लें और बी सी को नीचे रख लें, लेकिन आपने तरतीब से चलना है ए बी सी के लिहाज से। अभी आप देखते हैं कैसे करते हैं। one of the 2 ways in which we can draw a 3-variable Carnot map. So we're going to have 2 rows. अब हमने ये देखा था कि हमारे पास 8 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं और 8 उनकी वैल्यूज आ रही हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो सर्कल वो बनाएंगे हम बॉक्सेस, वो भी बनाएंगे And 4 columns. So on top, I'm going to put the inputs A, B, on the bottom, C. अब हमने ऊपर इनपुट ए बी ले ली और नीचे सी ले ली। ठीक है, और हम ये भी कर सकते हैं कि ए ऊपर ले लें और बी सी को नीचे ले लें। ठीक है, अब आपको पता है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हमारे पास एक वेरिएबल है या इनपुट है सी, तो वो क्या क्या हो सकता है? कोई बच्चा बताए क्या हो सकता है? वो 0 या 1 ही होगा ना? 0 या 1। हाँ, 0 या 1 होगा। तो इसका मतलब है सी की वैल्यूज हमारे पास होंगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। ठीक है, और ए बी, अब ए बी हमारे पास यू गाइस हैव 2 वेरिएबल्स ए और बी। अब इसकी वजह से इसके 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। कौन कौन से होंगे वो? ए बी 0 0, दोनों 0 0 होंगे, या दोनों 1 1 होंगे, या ए 0 होगा और बी 1 होगा, या बी क्या होगा 0 होगा ए 1 होगा। ऐसे ही होगा ना, 4 बनेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर, दोबारा बताइए क्या क्या अभी? सर एक बार रिपीट करते हैं। आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, यू गाइस हैव 3 वेरिएबल्स ए बी और सी। आपने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर ली। डिस्ट्रीब्यूशन आपने ऐसे करनी है जो कि तरतीब के साथ हो। ठीक है, और आप ये कर सकते हैं कि ए बी को इकट्ठा कर दें और सी को अलग कर दें, हाफ हाफ नहीं कर सकते। ठीक है, या ए को अकेला कर दें, बी सी को इकट्ठा कर दें, लेकिन तरतीब के साथ ए बी सी के लिहाज से। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ए बी को इकट्ठा कर दिया पहले और सी को नीचे ले लिया। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप ये भी कर सकते हो, ए को अकेले ले लो, बी सी को अलग ले लो। ठीक है, आपने ए बी को इकट्ठा लिया और सी को अलग ले लिया, तो हमारे पास ए बी और सी अब आ गए। अब सी की वैल्यूज क्या हो सकती थी? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी वेरिएबल की जो इनपुट्स हैं वो 2 हो सकती हैं, 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो सी की वैल्यू हमारे पास, अगर आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है, यहाँ पे 0 होगी नीचे से ऊपर की तरफ, और यहाँ पे 1 होगी। और हमारे पास अब ए बी 2 वेरिएबल्स हैं, अब इसमें 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। 0 0 हो सकती है दोनों की वैल्यू, ए बी 0 बी भी 0। ये भी हो सकता है ए 0 और बी 1। दूसरा ये हो सकता है कि ए 1 बी 0, और चौथी पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकती है दोनों 1 1 हो। इज दैट क्लियर नाउ? क्लियर है बच्चों को? यस सर। सर So now the inputs A, B, it can be 0 0, 0 1, 1 1, and 1 0. Now the input for C is only 0 or 1. यहाँ पे एक क्वेश्चन कोई बच्चा कर सकता है कि हमने यहाँ पे 0 1 के बाद 10 क्यों नहीं लिखा, हमने 11 क्यों लिखा है? उसकी रीजन ये है कि आप इन दो पहले दो वैल्यूज को देखें, अगर आप कर्सर नजर आ रहा है तो इसमें हमारे पास ए और बी, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। इसमें जो ए की वैल्यू है वो कांस्टेंट रह रही है और बी की वैल्यू चेंज हो रही है। कारना जो के मैप का रूल है उसमें ये होना चाहिए कि अगर आप 2 वैल्यूज कंसीडर कर रहे हैं ना, तो दोनों में से दोनों चेंज नहीं होनी चाहिए।
एक चेंज हो एक ना चेंज हो। अब इस केस में अगर हम यहाँ पे 10 लगा देते हैं तो ये भी चेंज हो जाएगी और ये भी चेंज हो जाएगी यहाँ पे। तो हमने इसका क्या किया, हमने स्वैप कर दिया। हम 10 को इधर ले गए, जो 11 यहाँ पे था उसको इधर ले आए। अब इस केस में हम देखते हैं, अब इसको और इसको कंपैरिजन करें। इसमें ये हमारे पास A 0 है और B भी 0 है, और A 0 है और इधर भी A 0 है, और यहाँ पे B की वैल्यू 0 है और यहाँ B की 1 है। इसका मतलब एक वैल्यू कांस्टेंट है, एक चेंज हो रही है। अब इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं। इसमें A की वैल्यू 0 है और इसमें A की वैल्यू 1 है, लेकिन B की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है ये भी ठीक है। अब इसके साथ कंपैरिजन करते हैं। इसमें A की वैल्यू 1 है, ये 1 है और ये 1 है, और B की वैल्यू 1 है और ये B की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब एक वैल्यू कांस्टेंट है, एक चेंज हो रही है। तो दिस इज करेक्ट। अगर हम यहाँ पे 10 लगा दें और यहाँ पे 11 कर दें तो ये वाली वैल्यूज जो दोनों चेंज हो रही होती हैं, जो कि के मैप के जो बेसिक रूल्स है उसके अगेंस्ट है। तो दिस इज हाउ वी ड्रा द मेन वेरिएबल जो कि पॉसिबल हो सकते हैं। क्या अब आगे चलते हैं, क्लियर है? सही, दोबारा repeat कर दो सर ये। ओके, ये हमारे पास हमने अगर हम वैसे देखें ए बी को, तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बनेगा 0 0 0 1 10 11, ऐसे बनेगा ना अगर डिजिटल में देखें, ठीक है। तो 0 0 तो ठीक है, 0 1 भी ठीक है, क्योंकि कारना जो के मैप का जो बेसिक रूल है उसमें ये है कि अगर आपके दो वेरिएबल्स हों इकट्ठे, तो एक वैल्यू चेंज हो और एक कांस्टेंट रहे। अब अगर देखें, अगर ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, यहाँ पे ए कांस्टेंट है और बी चेंज हो रहा है, तो ये सही है, इसमें दोनों चेंज नहीं हो रहे। अब इसमें आ जाए, अगर यहाँ पे 10 होता, 0 1 और 1 0 दोनों चेंज हो रहे थे, तो इसका मतलब है ये ठीक नहीं है। 10 को हम उधर ले गए, 11 को हम इधर ले आए। अब इसमें देखें, इसमें ये ए है और ये बी है, इसमें ये ए है और ये बी है। अब इसमें ए की वैल्यू 0 है और इसमें ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये ठीक है। अब नेक्स्ट में जाएं, इसमें हमारे पास ए की वैल्यू सेम है और बी की वैल्यू 1 से 0 हो रही है, तो ये भी ठीक है। अब ठीक है, अब क्लियर हो गया। यस सर, अब समझ आ गया। अब ये हमने Now क्या the किया, values that we're going to put inside the square, अब हमने ये के मैप का एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया। अब हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। अब आप ये देखें कि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या थी, ए बी की, मुझे कोई बच्चा बताए ये वाली क्या वैल्यू है? 0 और बी की भी 0, और इसके अगर नीचे यहाँ पे आ जाएं तो सी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे ये देखें, सी की वैल्यू क्या है? तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास 0 0 0 है, जो इसकी वैल्यू फंक्शन 0 आ रही है, तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, आप देखते हैं हम function values that we see here. So for this first square, a, b is 0 and c is 0, which corresponds to a function value of 0. Now for the next one, a, b is still 0, which means we're dealing with this column, and c is 1, so we're dealing with this particular square. The function value for that is still 0. Now for the third row, we can see that AB is 0, 1, and C is 0. And the function value is 1, so we're going to put a 1 for that square. Now for the next one, AB is still 0, 1, and C is 1. So here's where AB is 0, 1, and C is 1, giving us this square, which the function value is 0. Next, AB is 1, 0, so we're dealing with the last column, and C is 0, so the function value is 1. Now this one, AB is 1, 0 still, C is 1, and the function value is 1. Next we have AB is 1, 1, so that's the third column, C is 0, and the function value is 1. And for the last one, the function value is 0, where A, B, and C is 1. So that's how we can take the data in a truth table. समझ आ गया आप सब बच्चों को ये कैसे उसने किया? कोई कंफ्यूजन हो किसी बच्चे को इसमें, क्या समझ ना आ रही हो? सर एक चीज पूछनी है ये जो सर, पूछे? ये जो मतलब इसने
वन वाले टेबल में जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं ये वो वाले ही है ना? ये कौन से वाले टेबल में? ये सेकंड वाले टेबल में ये जो 0 0 और 1 पुट किया नीचे। ये ये वैल्यूज जो फंक्शन की वैल्यूज आ रही हैं इनपुट के लिहाज से वो हमने पुट की हैं, ठीक है। आप ये देखें, ये था 0 0, ए बी 0 था और सी भी 0 था, तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ए बी 0 0 या सी 1 है, ये भी 0 0 या सी 1 है, या वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगी, फिर यहाँ पे आ जाएगी, फिर यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे। ये हमने बेसिकली हमारे पास जो आउटपुट्स हैं, ये हमारे पास ऊपर इनपुट्स हैं, ये वाली, ठीक है। ये इनपुट और ये भी इनपुट है और ये आउटपुट है, ये वाली। सही होगा सर। क्लियर है जी? सर ये जो लास्ट वाला टेबल है 1 0 वाला, सर इसमें जो सेकंड वाला जो पॉइंट है जहाँ पे है 1 0 1, तो सर उसके आगे वहां पे उसका आउटपुट 0 नहीं आएगा? इस वाले में? यस, इसका जो नीचे वाला पार्ट है। ये मुझे बताएगा, मेरा कर्सर है। नो 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 सर, ये जो सबसे लास्ट वाला है ना, उसका जो सबसे ये यस ये वाला, यहाँ पे 0 नहीं आएगा? ये बेसिकली इससे रिलेटेड है, इससे, क्योंकि हमने स्वैप किया था ना। ये दो वैल्यूज जो है, ये दो वैल्यूज ये वाली हैं, ये वाली नहीं है दोनों। ये दोनों वैल्यू 1 और 0 ये है, यस। ठीक है, आप समझ आ गई? ये 11 से रिलेटेड है ना, 11 वाली ये है, जी वो 10 वाली 10, क्योंकि हमने स्वैप किया था ना। सर वो देखिए यहाँ पे अब आ रहा है 1 0 1, तो 1 का ऑपोजिट 0 नहीं आता? ऑपोजिट क्यों ले रहे हैं आप? नहीं, आपने ऑपोजिट नहीं लेना। आपने देखे, मैं आपको बताता हूँ। 1 क्या है? ये 1 है ना, ए की वैल्यू क्या है? 1 है, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी है? 0। और सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? अगर यहाँ पे लेना चाहें, क्या सी की वैल्यू होगी? इसके पैरेलल में जाएं, 0 सी की वैल्यू 0, ठीक है। 0 होगी तो हाँ, तो इसका मतलब है क्या बन गया? ये 1 0 0 बन गया। तो 1 0 0 की वैल्यू हमारे पास 1 थी। यस। अब नेक्स्ट नीचे वाले पे आ जाए, 1 0 1 ये वाला 1 0 1, उसकी वैल्यू 1 है, वो 1 यहाँ पे आ गई। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये एफ का मतलब क्या होता है? ये एफ हमारे पास आउटपुट है। हमें कोई बंदा कहे कि यार हम आपको ये इनपुट्स हैं, ठीक है, और ये आउटपुट्स हैं, तो मुझे एक सर्किट बना के दिखाओ, ठीक है। तो आप कोई भी आउटपुट ले सकते हो, ठीक है, जो भी आपको दे उसके लिहाज से आप डिजाइन कर सकते हो। ये हमारे पास आउटपुट्स हैं। इसमें करंट आ रहा है, इसमें करंट नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। ये हमारे पास आउटपुट्स हैं, ठीक है। तो सर वो इनपुट्स में यानी कि 3 है और आउटपुट 1 है जी। ये जो हमारे पास ए बी सी ये इनपुट्स हैं, ये मैंने पहले आपको बताया। जो एफ है ये हमारे पास आउटपुट है, जो रेड में है, ठीक हो गया। ये हमारे पास यहाँ पे इनपुट्स जो हमारे पास वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, ए बी की और सी की, और ये उनके जो आउटपुट के जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, ये हमने उधर से देख के पुट कर दिया, ठीक है। अब हमने के मैप ड्रा कर लिया। अब हमने इसकी मदद से हमने फंक्शन बनाना है। जब हमें फंक्शन आ जाएगा तो हमें पता लग जाएगा हमने कौन सा सर्कल है, वो कौन से गेट्स बनाने हैं। अब हम फंक्शन की तरफ जाते हैं, कैसे हम उसको निकालेंगे। And put it on a Cardinal map, or for short we can say K-map. Now, how can we take this data and turn it into... अब हमारे पास के मैप बन गया, ठीक है, आपने मैपिंग कर ली। अब उसमें दो तरह के टर्म्स हैं, एक की वैल्यू 1 है और एक की वैल्यू 0 है। जो 1 है हमारे पास उसे हम कहते हैं मैक्स टर्म, ठीक है, और जो 0 है इसको कहते हैं हम मिन टर्म, ठीक है। और जो हम अब जो फंक्शन बनाएंगे ना, जो फाइनल फंक्शन हमारा होगा, वो हमेशा हम जो हमारे पास आउटपुट 1 आ रही होती है उसकी बेस पर बनाते हैं, ठीक है। उसको फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हमारे पास 1 कहाँ पे आ रहा है। अब हमने उसकी पेयरिंग करनी है, जो 1 1 आ रहे हैं। अब पेयरिंग कितनी हो सकती है? या तो 2 1 होंगे इकट्ठे, या 4 होंगे, या 8 होंगे, या अकेला एक 1 होगा। 3 भी नहीं हो सकते, 5 भी नहीं हो सकते, 6 भी नहीं हो सकते, 7 भी नहीं हो सकते। 2 की पावर 0 वाले होंगे जो पेयर बनेंगे। और हमेशा हम जो पेयरिंग है ना, वो जो हम जो करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे मैक्सिमम से। अब हमारे पास यहाँ पे कितने एक हैं? 4 एक हैं, लेकिन वो इस तरह है कि तीन ये किसी का माइक चल रहा है तो बंद करें। ये माइक बंद करें, किसी बच्चे का माइक चल रहा है।
किसी बच्चे का माइक चल रहा है तो उसे बंद करें। ये किंजा शाहिद का माइक चल रहा है मुझे लगता है। सर मैंने उसे बोला है आप बंद कर दें। ओके, ये अब आपने वैल्यूज आपने के मैप ड्रा कर लिया, ठीक है, उसमें आपने वैल्यूज डाल दी। अब हमने इससे फंक्शन निकालना है। फंक्शन निकालने के लिए हम सिर्फ मैक्स टर्म को कंसीडर करेंगे जो कि हमारे पास 1 1 होंगे। अब उसकी हम पेयरिंग करेंगे 1 1 1 की, ठीक है। वो जो पेयरिंग है वो किस तरह होगी, या तो दो एक इकट्ठे आएंगे, या 4 एक इकट्ठे आएंगे, या 8 एक इकट्ठे आएंगे, या एक केला एक हमारे पास पेयरिंग कर सकता है, केला पेयर बन सकता है, ठीक है। 3 भी नहीं हो सकते, 5 भी नहीं हो सकते, 6 भी नहीं हो सकते, 7 भी नहीं हो सकते। 2 की पावर n होंगे। 2 की पावर 0 हो सकता है, 2 की पावर 1 हो सकता है, 2 की पावर 2 हो सकता है, 2 की पावर 3 हो सकता है। अब यहाँ पे हम जो देखते हैं हमारे पास 4 एक हैं, लेकिन 4 एक ऐसे हैं कि हम उनका इकट्ठा पेयर 4 का नहीं बना सकते। तो हम इसका आते हैं 2 की तरफ। हाँ, 2 का बना सकते हैं हम, ठीक है। अब 2 का कैसे बनाएंगे? जो पेयर हम हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हैं, वर्टिकली भी बना सकते हैं। अब हमारे पास इसमें 2 पेयर्स बनेंगे। function. What we need to do is basically circle. So the output for those two from that group of ones. Those two ones, do they depend on the, what information can we use, or two pairs of ones? Let me use a different color so you can see it. Let's start with this one. Now, what information can we derive from that? अब ये 2 पेयर्स बन गए, ठीक है। आपको समझ आ गई 2 पेयर्स कैसे बने? एक ये बन गया और एक ये बन गया। क्लियर है आप बच्चों को? सर रिपीट करेगा। मैंने आपको बताया है कि हमने अब जो फंक्शन बनाना है वो हमने बनाना है जो हमारे पास आउटपुट 1 आ रही है इन फंक्शन की उसकी बेस पे, जो कि हमारे पास बेसिकली मैक्स टर्म होगी, ठीक है। अब जो हमारे पास एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, और एक यहाँ पे आ रहा है, और एक यहाँ ये आ रहा है। और मैंने आपको ये कहा है जो हमने पेयरिंग करनी है ना, वो 2 की पावर 0 की फॉर्म में करनी है। 2 की पावर n की फॉर्म में। अगर n 0 होगा, 2 की पावर 0 1 हो गया, 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 की पावर 3 2 4 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम नहीं कर सकते। अब हमने यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास 4 एक हैं। चारों को इकट्ठा नहीं कर सकते क्योंकि एक नीचे है, 3 ऊपर है, ठीक है। तो हमें ये है कि या तो वो एक लाइन में हो, ठीक है, पैरेलल में एक दूसरे के हो, या वो स्क्वायर शेप में हो, फिर हम उनकी पेयरिंग कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते कि 3 ऊपर और एक नीचे उनको कर दें। तो इसका मतलब है इसके 2 पेयर्स बनेंगे। एक हॉरिजॉन्टली बनेगा 2 का, जिसमें 2 एक होंगे, और एक वर्टिकली बनेगा। एक यहाँ पे बन गया, अगर मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा है, और एक यहाँ पे बन गया। अब हम सपोज करते हैं इस वाले को, पहले वाले को फंक्शन बनाने के लिए, ठीक है, पहले इसको। अब हमारे पास बेसिकली एक जो फंक्शन की एक जो हमारे पास टर्म होगी यहाँ से आएगी, और एक टर्म यहाँ से आएगी जो कि आपस में प्लस हो रहे होंगे, तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। अब हम देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। अब इस वाली जगह पे अब मुझे कोई बताए सी की वैल्यू क्या है? 0, ठीक हो गया। और ठीक है, और इसमें ए और बी की वैल्यू क्या है इस जगह पे? 0 1 ठीक है। इसमें हमारे पास जो बी है वो कांस्टेंट है, और जो हमारे पास ए है वो चेंज हो रहा है, ऐसे ही है ना, ठीक है। अब जो चीज चेंज हो रही है उसको आपने निकाल देना है, उसको इग्नोर कर दिया। इसका मतलब ए इग्नोर हो गया यहाँ से क्योंकि ये चेंज हो रहा है। अब पीछे हमारे पास क्या टर्म्स रहेगी? बी रहेगी और ये सी रहेगी। अब आपने ये अपना एक जनरल रूल बना लें कि जो 1 होगा वो ए होगा, ठीक है। अगर वो 0 होगा 1 वाली जगह पे तो वो ए बार हो जाएगा। अगर बी की जगह पे 1 है तो वो बी होगा। अगर वो 0 है तो वो बी बार हो जाएगा। सी की जगह पे अगर 1 है तो वो सी होगा। अगर वो 0 है तो सी बार हो जाएगा। अब मुझे कोई ये बताए, हमने ये ए तो यहाँ से इग्नोर कर दिया।
अब बी यहाँ पे जो है 1 है, तो ये बी होगा या बी बार होगा? बी सर। बी 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 होगा, बी होगा। और इधर क्या होगा? इधर सी बी 0 बार है, हो। सी बार होगा, क्योंकि सी की वैल्यू है। अब ये देखते हैं। जी सर। Those two ones highlighted, do they depend on the input A? Notice that the input A varies between 0 and 1, yet the output is the same. So the output for those two ones doesn't depend on A. Notice that it depends on B. When B is 1, the output is 1. So we're looking for जो the चेंज हो रही variable होगी that doesn't change. हम उसको निकाल देंगे, B doesn't उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। change. So should we write B or not B? Because B is 1 and the output is 1, we're going to write B. Now, these two, or this pair of 1s, also corresponds to a C value of 0. Notice that C is always 0 for that pair of 1s. So because C is 0 and the output is 1, we need to write not C. ये हमारे Now, पास एक टर्म आ गई, अब हमने दूसरी टर्म निकालनी है। to the next pair of 1s. So let's put an OR symbol represented by the plus sign. So for the second pair of 1s, what variables? अब मुझे कोई बच्चा बताए कि इस वाले जो हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं, इसमें सी की वैल्यू कांस्टेंट हो रही है या चेंज हो रही है? चेंज हो रही सर। चेंज हो रही है। इसका मतलब है इसका मतलब सी हमारे पास नहीं आएगा, फर्स्ट टर्म में नहीं होगा। अब हम चले जाते हैं ए और बी की, क्या इनकी वैल्यू चेंज हो रही है नहीं हो रही? बी की चेंज हो रही है, किसी की नहीं हो रही, किसी की भी नहीं हो रही। ए भी 1 है और ए भी 1 है और बी 0 है, दोनों सेम है, दोनों वैल्यूज के लिए सेम है। तो इसका मतलब है ए ये ए को प्रेजेंट कर रहा है और ये 0 किसको कर रहा है? बी को बी बार को बी बार कर रहा है, तो ये हमारे पास ए बी बार आ जाएगा। So notice that C changes. So for this pair of 1s, it is independent of C. But notice that AB is the same. A is 1, B is 0. So which one is going to be not A? Is it A or B? So because A is 1 and it matches the output function 1, we're going to leave it as A. But because B is 0, we need to put not B. Because not 0 is 1. So this is the function that ये हमारे पास फंक्शन बन गया। अब किसी बच्चे को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो? नो सर। ओके, अब हम मुझे बताएं कि इस फंक्शन में अगर हमने बी सी बार बनाना हो तो हमें किस तरह का सर्किट चाहिए? प्लस क्या शो कर रहा है? और हाँ, प्लस हमें शो कर रहा है, प्लस हमें शो कर रहा है कि और गेट आएगा। और ये जो बी सी है, बी सी बार है, ये हमें क्या शो कर रहा है? कौन सा गेट होगा? मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड गेट होगा। और ये वाली जो ए बी बार है, ये क्या गेट होगा? ये भी एंड ये भी एंड गेट होगा। उसमें क्या होगा कि ये हमारे पास सी है, उसको सी बार है और ये चूंकि बार। आप आगे चलते हैं। अब दूसरा ये कि हमने ये फंक्शन तो बना लिया, अब हमने अगर देखना हो कि हमारा फंक्शन सही बना है या नहीं सही बना, आप इनमें से जो हमारे पास ए बी सी की जो भी वैल्यूज हैं यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास वही आउटपुट देनी चाहिए जो इस टेबल में हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी। अगर उसको सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब ठीक है। फॉर एग्जांपल, so let's see if A is 0 and if B is 1 and if C is 1, if we get a function value of 0. So B is 1, C is 1, A is 0, and B is 1. So if we write the complement of 1, that's going to be 0. So we have 0 times 1, which is 0, and 0 times 0 is 0. So we get an output of 0. Is that clear? आप कोई भी वैल्यूज एबीसी की पुट करेंगे तो वो ये फंक्शन इस आपको सेटिस्फाई करेगा। ओके? यस सर। सर यस ये
सर ये जो फंक्शन बना है इसमें हम कोई भी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारा सेम जो हमारे पास एफ फंक्शन है उसका नाम वो आंसर देगा। जी एग्जैक्ट आंसर देगा। जो 8 आपके पास जो आपने कॉम्बिनेशंस बनाए हुए आप कोई भी वैल्यूज पुट करेंगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है कि आपने सही फंक्शन बनाया। ओके Let's try another one. So we get the right output. ये देखें अगर आप 101 लिखें 0 और 1 1 0 तो उसका बाद में हमारे पास 1 आ गया तो ये 1 ही आउटपुट आ रहा है। Now for the same correct function is c prime plus a. ये अब हमारे पास फंक्शन आया था हम इसको अब ड्रा करते हैं सर्किट में। So we need an AND gate to connect b and c prime. So let's start with that. And we need another AND gate to connect a and b prime. So this is going to be b, c prime, and here we have a and b prime. Now notice that we have a plus symbol between these two terms. So we need to use an OR gate. The plus symbol is associated with the OR operation. So the output of this AND gate is going to be b, c prime, and the output of this AND gate is going to be a, b prime, and the output of the OR gate is going to give us the function f, which is what we have here. So that's the circuit diagram that corresponds to this function. Is that clear? आप सब बच्चों को ये क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके अब ये हमारे पास अगर जहाँ पे सी बार है अगर मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा है बी बार है तो इसका मतलब है कि सी पीछे से आ रहा है उसके साथ हमने एक इन्वर्टर लगाया हुआ है जिसको इसने सिंपल फॉर्म में ये सर्किट हमारे पास बना दिया। तो बेसिकली ये सी बार यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे सी के साथ इन्वर्टर लगेगा तो सी बार बनेगा, फिर आगे वो बी और सी के साथ एंड गेट बना रहा होगा। तो यूजिंग दैट आपके पास अगर किसी ने इनपुट्स दी हैं आउटपुट दी हैं ठीक है तो आप इजीली उसका फंक्शन निकाल सकते हैं और उस फंक्शन की बेस पे आप सर्किट डायग्राम बना सकते हैं कि अगर हमने ये वाली फॉर एग्जांपल हमने इनपुट्स देनी है और ये वाली हमारे पास आउटपुट्स आनी चाहिए तो हमारे पास फंक्शन या हमारे पास सर्किट कैसा होना चाहिए, उसमें कितने गेट्स होने चाहिए, एंड गेट कितने होने चाहिए और गेट कितने होने चाहिए, तो हम बना सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। Let's try another example. Let's use this truth table to create a K-map and then use that to write a function which will then use that to turn it into a circuit diagram. If you want to pause the video and try this problem, feel free. Now, the type of K-map that I'm going to draw is going to be a little bit different than the last one. The last one was a 3-variable K-map drawn in the horizontal direction. But I'm going to draw one with... पहले हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में K-map बनाया था, अब हम वर्टिकल में बना रहे हैं। मुझे कोई बच्चा बताए कि हम ऊपर क्या लेंगे और नीचे क्या लेंगे? a vertical. बताए कोई बच्चा? सर ऊपर सी और नीचे ए बी। So instead of having 2 rows, 4 columns, ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन हम क्या करेंगे हम ऊपर फॉर एग्जांपल अभी देखते हैं हमने क्या इसमें ये क्या we करता want है। to have 2 columns and 4 rows. हम क्या करेंगे हम ऊपर ए ले लेंगे नीचे बी सी ले लेंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था आपने तरतीब सही रखनी है ए बी सी की। ठीक है, पहले हमने क्या किया था हमने ए बी ऊपर लिया था और सी नीचे लिया था। अब हमने क्या किया हमने ए ऊपर ले लिया और बी सी नीचे ले लिया। So I'm going to put 1 variable above the diagonal line, 2 variables below it. अब मुझे कोई बच्चा बताए ऊपर यहाँ पे क्या आएगा? 0 0 1 0 1 है और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? 0 0 0 1 0 1 0 1 1 और 1 1 1 1 ऊपर आ जाएगा 1 0 नीचे चल जाएगा जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। ठीक है, यस। So A has 2 possibilities, 0 or 1. BC can be 0 0, 0 1, 1 1, or 1 0. So that's how you can draw a 3-variable K-map. अब मुझे कोई बच्चा बताए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? यहाँ पे A 1 है,
बी 0 है और सी 1 है। 1 यस 1 आएगा सर। ये आएगा। यहाँ पे क्या आएगी? 1 1 यस यहाँ पे क्या आएगी? 0 यस 1 आएगा सर। 0 आएगा। 0 आएगा। 1 1 1 आएगा ना, 1 1 1 1 1 1 नहीं आएगा सर। 1 1 1 आएगा ना, तो 0 0 आएगा। 0 आएगा। अब देखते हैं। with vertical orientation. Now, let's fill in a table. So for this first column, A is 0, which we can see it for the first 4 inputs. So here, when B and C is 0, the function is going to be 0. And when BC is 0, 1, the function is going to be 1. When BC is 1, 0, the function is 0. And when BC is 1, the function is 1. Now for the second column, A is always 1, which will correspond to these 1. So when BC is 0, the function is 1. And when BC is 0, 1, the function is also 1. When BC is 1, 0, the function is 1. And when BC is 1, 1, the function is 0. So that's how we quickly fill out this K-map. Now, how can we use it to write a function for the truth table? We'll start with this pair of ones. Notice that A is always 0. अब यहाँ पे कितने पेयर्स बनेंगे बता, मुझे को बच्चा होता है। सर 2 2 8 बनेगा पेयर। सर। 1 बनेगा। कितने पेयर बनेंगे? सिर्फ 1 पेयर। 1 पेयर कैसे बनेगा? मैंने आपको कहा 8 था पेयर बनेंगे। 1 पेयर तब बनेगा जब चारों एक या तो हॉरिजॉन्टल लाइन में हो या वर्टिकल में हो या स्क्वायर बना रहे हो। ठीक है। अब इस केस में अगर हम देखें तो बेसिकली इस केस में मैंने आपको क्या कहा था कि या तो 1 बन सकता है, या तो 2 बन सकते हैं, या 4 बन सकते हैं। अब हमारे पास टोटल 5 एक हैं, लेकिन वो डिफरेंट जगह पे हैं। एक हमारे पास, अगर आपको मेरा कर्सर आ रहा है, कर्सर नजर आ रहा है, हम देखेंगे अगर 5 है ना, 5 से नीचे क्या है, 4 होता है। 4 वाला बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि पोजीशन डिफरेंट है। 3 वाला हम वैसे नहीं बना सकते। अब 2 पे आ जाएंगे। 2 वाले हम देखेंगे कहाँ बन सकते हैं। एक यहाँ पे बन गया और एक यहाँ पे बन गया, ऐसे ही है ना? यस सर। और मैंने कहा था अगर कोई एक जब एक बच जाएगा तो वो अकेला भी पेयर बना सकता है, एक ये बन जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास 3 पेयर बनेंगे और हमारे पास 3 टर्म्स आएंगी। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, चलो We need देखते to write the complement of A, because the complement of 0 will give us an output of 1. Now for those pair of ones, notice that B changes. So the output is independent of B, so we're not going to include B. But notice that C is 1, so we're just going to write C. Now let's draw the next pair of ones. So notice that A is always 1 for that group. And this time, C changes, so it's independent of C, but B is consistent. B is always 0. C prime। So we're going to write B prime. सॉरी, Now there's only one last one that we need to consider, and that's here. So A is 1, we're just going to write A. B is 1. आप मुझे बताइए इधर क्या टर्म पूरी बनेगी इस वाले पे, तो बच्चा बताए। सर C प्राइम। ये मुझे बताएं, ये जो 1 है ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे? सर 1 एक कांस्टेंट है और उधर B भी 1 है, तो इसे हम रहने देंगे और C चेंज हो रहा है तो C को हम प्राइम ले लेंगे। तो इधर क्या टर्म क्या आएगी हमारे पास? पूरी अगर लिखना चाहें मुझे तो पूरी टर्म बताएं। सर अगर C प्राइम ले तो C प्राइम सर C A नहीं आएगा। ये जो टर्म यहाँ पे आएगी ये भी एक वैल्यू पर डिपेंड कर रही है और यहाँ पे भी एक वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे A, B और C प्राइम आएगा। B, and because C is 0, we're going to write C prime. So this is the function that ये क्लियर है सब बच्चों को? ये कैसे आया B C प्राइम?
ये एक वैल्यू है और ये एक ही वैल्यूज पे एक ही और बी सी की उन पे डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब है ये भी इंक्लूड होगा, ये बी भी इंक्लूड होगा और ये सी भी इंक्लूड होगा। इज दैट क्लियर? सर ये जो आपने सर्कल किया पर्पल से ब्लू से, ये 1 1 एक नीचे है, एक 1 1 ऊपर है, और 0 जो डायगोनल में बन रहे हैं उनको कंसीडर नहीं करना। आपने जीरो को नहीं छेड़ना बिल्कुल भी, ठीक है, उनको नहीं ठीक आपने हो कंसीडर गया। करना। आपने और वो एक आप पेयर ये बना, एक ये पेयर, अगर मैंने कहा था कोई एक बच जाएगा तो वो अलग पेयर बनाएगा, और ये क्योंकि एक वैल्यू है तो इसका मतलब है ये इसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है और इसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब और है ये 0 जो है फंक्शन वो कांस्टेंट है। जीरो को तो आप छोड़ देना, उसको तो आपने कंसीडर ही नहीं करना ना, जीरो को ठीक तो है आप छोड़ ठीक है। दें, ठीक है, उसको तो आपने ओके। कंसीडर नहीं करना। तो यहाँ पे अगर एक ये वन है तो ये वन इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है विच इज ए, और here it depends upon b which is a which is b, or here it depends upon c bar, so that is c bar. So are you guys clear कि ये a b c bar कैसे है? यस सर। किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो? सर ये जो फर्स्ट में ए बार ए प्राइम सी वो बताएगा जरा। response आप to this truth table. ये अच्छा मैं आपको बताता हूँ, आपने जी सबसे पहले आप शायद इसको पहले ले लो, इसको बाद में ले लो, इसको बाद में ले लो, दिस इज नॉट इशू, दिस विल नॉट क्रिएट इशू। अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसको देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे जो 1 1 ये पेयर है इसमें ए की वैल्यू एक ही है ना, जीरो, यस तो ये चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब ये पूरी आएगी। तो ये हमारे पास मैंने आपको बताया था अगर ए 1 होगा तो हम ए लेंगे, अगर ए जीरो वो अगर जीरो है तो हम ए बार लेंगे, तो ए बार आ गया इधर, ठीक है, ये वाला। ओके सर समझ आ गया। यस सर। और इसके इसमें जो बी है वो हमारे पास चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब वो डिपेंड नहीं कर रहा, ये जो है ये डिपेंड कर रहा है, तो ये सी यहाँ पे आ गया। यस ओके। इसी तरह फिर ए बी प्राइम आ जाएगा और फिर आखिरी टर्म में ए बी सी प्राइम आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, फिर आगे चलते हैं। अब इसको अगर हमने इसका सर्किट डायग्राम बनानी हो तो क्या हमें चाहिए, बताइए कोई, कौन से गेट चाहिए? इसको अगर हमने बनाना है सर इस तो टर्म, पहले तो वैल्यू नहीं पुट करेंगे इस इक्वेशन में। हाँ वो पुट करके आप उसको देख लें, लेकिन वो ठीक बना हुआ है ना, तो आप कोई भी वैल्यूज पुट करेंगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अच्छा मतलब वो वैल्यू वेरीफाई करने के लिए करते हैं। हाँ वो तो वेरीफाई करने के लिए कि हमारे पास फंक्शन सही बना है कि नहीं बना। तो ये मुझे बताएं आप, इस टर्म को करने के लिए हम क्या कौन सा गेट चाहिए? एंड चाहिए इसके लिए, एंड और चाहिए इसके सर, लिए इसके लिए भी एंड। लेकिन ये है कि ए के साथ पहले इन्वर्टर लगा होगा, इधर बी के साथ इन्वर्टर लगा होगा और इधर सी के साथ, आप देखते हैं, और ये और के साथ कनेक्ट हो Now रहे let's होंगे। test the function to make sure that we do indeed have the right one. So let's start with what we have here. And the complement of 0 is 1. 1 times 0, complement of 1 is ये वैल्यूज पुट करके उसने उसको किया वेरीफाई। this function will हम आगे be चलते हैं। prime c. And the output will be a prime c. Now for the second AND gate, the input will be a, and the second input is going to be b prime, giving us the output a, b prime. Now for the last one, I'm going to use a 3-input AND gate. So the 3 inputs will be a, b, and c prime. Now we need a 3-input OR gate. So then this will give us the output function f. And so that's how you can draw the logic circuit for this particular function. Consider Is that clear? यस सर। एक मिनट जरा वेट करें आप। तो 1 का तो बहुत इजी हो जाएगा, उसमें 0 1 1 होंगे बस, और कुछ भी नहीं होगा। आप अपने 2 का किया, इसके अलावा 4 वेरिएबल का भी हो सकता है, ठीक है। तो इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रॉम द 3 वेरिएबल्स, अदरवाइज हम आगे चलते हैं 4 वेरिएबल। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो?
ओके, 4 variable K-map that we have वीडियो शो हो on रही है the आपको? screen. Yes, sir. Go ahead and write a function. अब इसमें हमारे पास क्योंकि 4 वेरिएबल्स हैं ए बी और सी डी, तो अब यहाँ पे इनपुट्स वही आएंगी जो हमारे पास 2 वेरिएबल्स है तब हमने ली थी 0 0 0 1, अगर आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है 1 1 और 1 0, सी डी भी ऐसे ही होगा। For this, ये फॉर एग्जांपल हमने ऑलरेडी उसमें वैल्यूज डाल ली हैं, जो हमें इनपुट्स वैल्यू थी या हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू थी हमने ऑलरेडी पुट कर ली है। हम आगे चलते हैं। K-map. Feel free to pause the video. So first, let's begin by analyzing those two. अब हमारे पास मुझे कोई बताए कि यहाँ पे कितने पेयर्स बनेंगे दो वंस के? सर 3। Sir, 3. ये यहाँ पे 3 पेयर्स बनेंगे। So notice that A and B is always 1 for that selection. अब इस केस में दोनों वैल्यूज के केस में हमारे पास ए बी की क्या वैल्यू है? 1 1 है। इसका मतलब ये दोनों आएंगे, ए भी आएगा बी भी आएगा, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जब इस तरफ जाएंगे सी और डी पे, तो इस केस में हमारे पास जो है डी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो वो हम निकाल देंगे और सी हमारे पास उसमें रहेगा क्योंकि उसकी वैल्यू सेम है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी और सी प्राइम, पहली टर्म जो आएगी। So we have A and B. And for that selection, notice that C is always 0, but D changes. So it depends on C, but not D. So we have A, B, and since C is 0, we're going to have C prime. Now let's select another pair of 1s. So let's go with that. Now, अब इस केस में हम इस तरह सपोज करेंगे तो ये वाली वैल्यूज इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब है सी भी आएगा और डी भी आएगा, सी डी प्राइम आएगा। और इधर जाएंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू सेम रहेगी और बी चेंज हो रहा है तो बी नहीं आएगा। इसका मतलब है इसकी वैल्यू आएगी सी डी और ए प्राइम। it's that A is always 0. So we're going to have A prime. B changes, so it's going to be independent of D. Now C is always 1, and D is always 0, so we're going to write D prime. Now let's select this pair of 1s अब that मुझे we have there. अब मुझे कोई बच्चा बताए इसमें क्या आएगा, कौन सी वैल्यू फंक्शन की कौन सी टर्म आएगी? जरा सोच के बताएं, देख के। आप में से कोई बच्चा बताए मुझे। सर ए बी सी, ए प्राइम बी प्राइम और सी प्राइम और डी खाली आएगा। इसमें हमारे पास ए आएगा और बी प्राइम आएगा, ठीक है, और सर सी डी। प्राइम, डी नहीं आएगा ना, डी सॉरी हाँ डी आएगा, सी नहीं आएगा, सी क्योंकि चेंज हो रहा है। तो इसमें हमारे पास आएगा ए बी प्राइम और डी। So A is always 1, and B is always 0. So let's write B prime for that part. Now, notice that C changes with the numbers 0 and 1, but D remains the same. D is always 1. So this is going to be A, B prime, D. So this is Is that clear to everyone? यस सर। सी क्यों नहीं आया? सी चेंज हो रहा है, ये सी देखें यहाँ पे 0 इधर 1 है, जो चीज चेंज हो रही होगी वो उसको नहीं हम इंक्लूड करेंगे ना। इसमें देखें सर, ये डी हमारे पास कांस्टेंट है, उसको हम करेंगे। function that corresponds. आप मुझे बताइए, इसको अगर हमने ड्रा करना हो स्ट्रक्चर डायग्राम में तो हमें क्या चाहिए? इस टर्म के लिए हमें क्या चाहिए? एंड इसके लिए क्या? एंड चाहिए। इसके लिए और ये प्लस इसके लिए और गेट। और अब ए बी हमें और सी के साथ हम इन्वर्टर लगाएंगे तो हम उसको एंड के लिए कनेक्ट कर देंगे। ए के साथ इन्वर्टर लगाएंगे डी के साथ और उसके साथ सी के साथ मिलाकर उसका एंड बना देंगे। ए डी के साथ आप बी का इन्वर्टर लगाएंगे तो हमारे पास एंड बन जाएगा और उसको हम ओवरमेट कर देंगे। To this particular 4 variable K-map. Let's try another example. Go ahead and try this one. Dependent of C. ये एक और एग्जांपल है, ये आप बच्चे खुद इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने कर लिया कि हमने अगर आपके पास 2 वेरिएबल है और या 1 वेरिएबल है या आपके पास
क्या नाम है 4 वेरिएबल्स है, तो आप के मैप के जरिए कोई भी सर्किट ड्रा कर सकते हैं। अब एक तो ये पॉसिबिलिटीज है क्योंकि आपका क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि जी आपको इनपुट्स दें और आपको आउटपुट्स दे दी जाए और आपको कहा जाए तो प्लीज ड्रा के मैप और उसके बाद उसका फंक्शन निकालें और उसके बाद सर्किट डायग्राम बनाएं। तो ये एक लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये पॉसिबल है कि आपको कहा जाए कि ये फंक्शन है, इसका के मैप बनाए। हमें कोई इनपुट का नहीं पता, हमें कोई आउटपुट का नहीं पता, हमने उसके कैसे फंक्शन उसका उस फंक्शन से हम कैसे के मैप बना सकते हैं। अब हमने वैसे ही वो हम पहले वो करेंगे, बॉक्सेस बनाएंगे जैसे पहले बनाए थे, उसमें हमने ए बी ऊपर ले लिया, सी नीचे ले लिया। आप सी की कौन सी, सी की कितनी इनपुट्स हो सकती हैं? 2 0 1 ओके, और ए बी की कितनी हो सकती हैं? 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 जी वो हो सकती है। अब हमने वो लिख ली है, C below it. ठीक है। अब हाँ ये लिखनी है A, पहले। B can be 0 0, 0 1, 1 1, or 1 0. And C could be 0 or 1. Now let's focus on the AC term. अब इस टर्म के हम ऊपर आते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर हमारे पास ए होगा तो हम 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है, और अगर ए प्राइम होगा तो हम 0 कंसीडर करेंगे, बी होगा तो 1 कंसीडर करेंगे, बी प्राइम होगा तो 0 कंसीडर करेंगे, सी होगा तो 1 कंसीडर करेंगे, सी प्राइम होगा तो 0 कंसीडर करेंगे। तो उस लिहाज से ये क्या बनेगी टर्म ए सी? 1 1 1 1 बनेगी। और ये क्या बनेगी? 1 0 1 1 0। 0 ओके, अब हम जाते हैं कि हम अब हमने हमारा ये 1 1 बन गया। Notice that we don't have any complements here. So we're looking for when A is 1 and when C is 1. अब हम आते हैं उसकी तरफ जी। C is 1 anywhere. अब हम देखते हैं जी, अब हम देखते हैं ए कहाँ पे 1 है। अब देखें इस चारों टर्म्स में ए कहाँ पे 1 है, मुझे बताएं। लास्ट और सेकंड लास्ट और सेकंड लास्ट एंड लास्ट यहाँ पे ए 1 है। अगर अब हम देखते हैं सी कहाँ पे 1 है, सी इस पूरी वाली टर्म में 1 है, ऐसे ही है ना, ठीक है। यस आप अगर इनके म्यूचुअल देखें जहाँ पे ये दोनों 1 है, वो ये वाली 2 टर्म्स है, ऐसे ही है ना, ये 2 बॉक्सेस है जी सर। यहाँ पे हम 1 1 लगा देंगे दोनों में, ठीक है। देखते हैं In this row. A is 1 here. So what we're going to do is we're going to put a 1 in those boxes. Now let's focus on ये हमारी पहली टर्म ओके होगी। अब हम दूसरी पे जाते हैं। अब ये क्या थी टर्म, क्या थी? ये थी 1 0, ऐसे था ना, 1 0 था ना, तो 1 0 कहाँ पे है अभी? लास्ट में लास्ट में यहाँ पे इस एंड वाली पे इस कॉलम में है, इस पूरे कॉलम में, ठीक है। और हमारे पास B0 का सॉरी इसमें क्या नाम है, इसमें वो तो है ही नहीं है, बाकी तो है ही नहीं है। तो ये वाली टर्म है, ये वाली पूरी टर्म में ये है, इस पूरे मतलब इस कॉलम में 1, लेकिन ये ओवरलैपिंग हो रही है। जहाँ पे पहले ओवरलैपिंग हो, जहाँ पहले 1 मौजूद है और ओवरलैपिंग हो रही है, आप वहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, तो इसका मतलब है 1 सिर्फ यहाँ पे आएगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि बेसिकली तो दोनों पे आ रहा है, लेकिन एक में पहले ही मौजूद है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? नो सर, एक बार दोबारा रिपीट करें। ओवरलैपिंग कैसे होगी सर, ये बता दें। ओके, ये आपने मैंने बताया कि हमारे पास जो टर्म थी 1 0 1, ऐसे ही है ना, 1 0 ए 1 है और बी 0 है। अब हमने देखा 1 0 कहाँ पे आ रहा है, वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब है ये सारे जितना कॉलम होगा उसमें इसकी वैल्यू सेम होगी, क्योंकि एक ही वैल्यू है, चेंज नहीं हो रही। इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, लेकिन हमने देखा कि इसमें एक तो पहले ही मौजूद है, तो इसके मतलब कि सिर्फ यही रहेगा ना जिसमें 1 0 हो सकता है। इसमें भी है, लेकिन वो ओवरलैप हो गया, और जब ओवरलैप हो जाएगा तो हम एक ही कंसीडर करेंगे, हम 2 नहीं समझेंगे। जी सर। ठीक है, तो इधर इसका मतलब हम यहाँ पे भी आ जाएगा, ये दोनों ओवरलैप हो गए, तो 1 1 1 यहाँ पे होगा। next term. A, B prime. So we just have A, we're going to put 1. We have the complement of B, so we're going to write 0. So let's identify where A is 1 and B is 0. So this is when A is 1 and B is 0. So anywhere in this region. So we need to fill this row with a 1. And we have अब ये हमारे पास ओवर
सारा हमने दोनों टर्म्स को वो कर दिया, ड्रा कर दिया। अब इसके अलावा जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नहीं बना था वहाँ पे हम जीरो लगा देंगे, तो ये हमारे पास के मैप ड्रा हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। इज दैट क्लियर? यस सर। One there. Now, every other box, we're going to put a 0 in. So that's how we can take a function and draw a K. आप ये आपको अगर फंक्शन दिया जाए तो आप इजीली के मैप किसी भी फंक्शन का ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने इसके सर्किट डायग्राम बनानी हो तो दिस इज वेरी सिंपल। यहाँ पे एक एंड चाहिए होगा, यहाँ पे एक एंड चाहिए होगा, और इसको आप और के जरिए कनेक्ट कर देंगे। From it. Now let's try an example. So let's say the function is a. So we start with. इसी तरह जैसे हमने वो किया, आप ये इस एग्जांपल को खुद घर में कर सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं। सर आप वीडियो शेयर करेंगे सर हमें? जी जी, मैं दे दूंगा आपको वीडियो। So A for the complement of A for the complement of C. Fill out the 4-variable K map given this function. ये आपको फिर 4 वेरिएबल का भी दिया जा सकता है, लेकिन आप इजीली इसको कर सकते हैं अगर आपको बेसिक कंसेप्ट है ना कैसे आपने किया था। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये सी को देखें तो मुझे कोई बच्चा बताए कि सी जो है हमारे पास क्या नाम, कहाँ पे आएगा? सर थर्ड रो में। जी यहाँ पे आएगा, तो पूरा ये इसमें 1 आ जाएगा। यस। ठीक है, इस तरह आप इसको ड्रा कर सकते हैं इन सारे उसको जितनी भी हमारे वैल्यूज हैं। तो पेपर में आप ये बच्चों को आप कंसेप्ट होना चाहिए कि के मैप क्या है। अगर आपको इनपुट सी जाए आउटपुट सी जाए, ठीक है, और आप आ जाए तो प्लीज ड्रा सर्किट डायग्राम फॉर दैट इनपुट वैल्यूज और आउटपुट वैल्यूज। तो आप इजीली यूजिंग के मैप आप उसको पहले तो के मैप उसका ड्रा कर सकते हैं, उसके बाद उसका फंक्शन बना सकते हैं और आप सर्किट डायग्राम उसकी डिजाइन कर सकते हैं। यस सर ये जैसे ये a प्लस डी है, a 1 आएगा और d जो है वो 0 आएगा। जहाँ पे ये वैल्यू हमें मिलेगी वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे। जी, वहाँ पे 1 पुट कर देंगे। एंड इसी तरह जो है a बार b c एंड d बार, ये इस तरह। जी जी, लेकिन ये हो सकता है कि जैसे आपको ये फॉर एग्जांपल मैंने पहले दिखाया था कि फॉर एग्जांपल अगर एक चीज है, यहाँ पे a था 0 था, अब ये दोनों पे आ रहा है, ठीक है, फिर हम b का भी देखेंगे वो कहाँ पे आ रहा है, उसके लिहाज से फिर वैल्यूज को डिजाइन करेंगे कहाँ पे आएगी। जहाँ पे वो जो पूरा फंक्शन है जो भी पूरी जो टर्म है वो सेटिस्फाई कर रही होगी जिस 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 उसको क्या नाम है बॉक्स को, वहां पे हम 1 पुट कर देंगे। इज दैट क्लियर? सर जैसे ये लास्ट में है 1 1 c, तो ये थर्ड रो में आ रहा है 1 1 एंड 0। सो 0 हमने इधर से लिया एंड 1 1 हमने इधर से 1 पुट कर दिया उसमें। ये लास्ट टर्म की बात कर रहे हैं जो ग्रीन में है? नो सर, ये लास्ट टर्म और ये जो थर्ड ड्रॉ है 1 1 की बात कर रहे हैं। यस ये सर। इसमें से 1 1 की बात कर रहे हैं। ये फॉर एग्जांपल हमने 1 1 की ये वाली की बात कर रहे हैं ना आप, सी डी की बात कर रहे हैं। ग्रीन ये जो इसकी लास्ट बात, में है जी, अच्छा ये इसको सपोज कर लेते हैं। अब इसमें हमारे पास A1 है, B भी 1 है और C हमारे पास 0 है। सबसे पहले हम देखेंगे A B कहाँ पे 1 है, और A B यहाँ पे आ जाए तो वो इस लाइन में 1 है, ठीक है। इसका मतलब है ये जो पूरी रो में 1 है, इस पूरी रो में, लेकिन हमने आगे C को भी देखना है कि वो कहाँ पे 0 है। वो हम इधर जाएंगे तो C यहाँ पे 0 है, इधर तो 0 नहीं है ना, तो इसका मतलब है ये 2 टर्म खत्म हो जाएंगी, ये 2 रह जाएंगी जिन पे ये दोनों पे सेटिस्फाई हो रहा है। इज दैट क्लियर? यस यस ओके, आगे उसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा दिस इज वेरी टेक्निकल, और मेरे ख्याल में ये अगर आप करेंगे 1-2 दफा आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप आराम से इनको कर सकते हैं कि कैसे करना है। इसके बाद आपके पास आप सब बच्चों ने इंजीनियर्स बनना है, तो आपको शायद पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 क्या है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 जो है ना, जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिर ऑटोमेशन आ गई, फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गई, ठीक है, फिर उसका निचोड़ है, ठीक है। उसकी एग्जांपल मैं आपको मतलब अगर देना चाहूँ, आपकी जितनी भी इंडस्ट्री अब डिजिटलाइज हो रही है, ठीक है,
आप घरों में बैठ के अपनी पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू रोबोट्स और दूसरी चीज़ों के, ठीक है। आपको मैन पावर की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी पहले होती थी, ठीक है। और ये हमारे पास जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये स्टेप बाय स्टेप आई है। बेसिकली अभी तक ह्यूमन रेसेस ने 4 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस को ऑब्जर्व किया, जो मतलब 17th सेंचुरी से स्टार्ट हुई 18th सेंचुरी से, ठीक है। और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 है ना, ये वो वाली रेवोल्यूशन है जो कि इंसानों को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। मतलब इस तरह कह लें आप, पहली दूसरी तीसरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो चीज़ें बनी वो बेसिक्स थी, ठीक है, और उन्होंने इंसानों को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं किया जितनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 कर रही है। या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 में अगर चल जाएंगे तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। तो आपको उसकी एग्जांपल मैं ऐसा समझाता हूँ कि अब दुनिया ऐसे चेंज हो गई है कि लेट्स सपोज कि आप किसी इंसान को सुबह को मिलते हो, जिंदगी में फर्स्ट टाइम सुबह को मिलते हो, और शाम को वो आपकी फ्रेंड फेसबुक पे फ्रेंड सजेशंस में आ रहा होता है, और आप हैरान रह जाते हो कि ये बंदा यहाँ पे कहाँ से आ गया। दिस इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दिस इज हाउ वी आर अफेक्टेड बाय IoT, कि हम आपस में इस तरह कनेक्ट हो चुके हैं थ्रू डिवाइसेस और थ्रू फिजिकल कांटेक्ट और थ्रू वर्चुअल कांटेक्ट के हमारी अपनी कोई प्राइवेसी नहीं रही। दूसरी एग्जांपल उसकी कि आप कभी कभार अगर गूगल पे कोई चीज़ सर्च करें खरीदने के लिए या उसको देखने के लिए, तो अगले दिन आपके फेसबुक पे वो सजेशंस आ रही होती हैं उसी चीज़ से रिलेटेड। दिस इज हाउ इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर वर्किंग, और दिस इज हाउ actually we are affected with the advancement of net, के हमारी कोई प्राइवेसी नहीं रही और दूसरी चीज़ें हमारी इतनी अफेक्ट हो रही हैं। नो डाउट इनके बेनिफिट्स भी हैं, दे हैव लॉट ऑफ बेनिफिट्स। दे हैव क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसकी वजह से वी हैव लॉट ऑफ डाटा अवेलेबल ऑन इंटरनेट, बट अदर देन दैट वी हैव प्राइवेसी इश्यूज, वी हैव चैलेंजेस। आगे जिंदगी कैसी हो जाएगी सर? सर लेकिन जब ये हम एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करते हैं तो वो तो ये जरूर कहते हैं कि हम आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखेंगे। होता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोई भी चीज़ उससे आगे परफेक्ट होती है। और ये मैं आपको सिर्फ ये एक बात बता रहा हूँ कि आप इस तरह कनेक्ट हो चुके हैं डिवाइसेस के थ्रू, तो उसकी सिंपल एग्जांपल है कि एक आप बंदे को जिसको, ठीक है, मतलब आपकी अपनी कोई प्राइवेसी नहीं रही, आप इस तरह कनेक्ट हो रहे हो कि आपको अंदाजा ही नहीं है थ्रू योर मोबाइल और थ्रू योर इंटरनेट के आप बकायदा मोनिटर हो रहे हो और हर चीज़ें हाथ से ना। तो दिस इज हो नेगेटिवली दीज थिंग्स आर इम्पैक्टिंग आवर लाइफ। नो डाउट दे हैव अ रेवोल्यूशन इन इंडस्ट्री, और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 है उसकी यही है कि हम अपनी सारी इंडस्ट्री को डिजिटलाइज कर दें। आपने जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी सी पढ़ी, उसको बेस बना के आप हर चीज़ को कंट्रोल करें, ठीक है। आपने कहाँ पे सिग्नल देने हैं, कहाँ पे नहीं देने, कहाँ पे आपने कोई इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है, यू कैन डू दैट यूजिंग दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4। और अगर आप इसको देखें कहाँ से स्टार्ट हुई, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम 18th-19th सेंचुरी, जब मेजर एक ब्रेक थ्रू ह्यूमन हिस्ट्री ने ऑब्जर्व किया, स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और टेक्नोलॉजी। जिसकी वजह से हमारे पास एक कल्चरल कंडीशंस डेवलप हुई, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, और वहाँ से फिर ये यूरोप में गई पूरे, फिर नॉर्थ अमेरिका, और इवेंचुअली ये इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। और चीज़ें कैसे कनेक्ट हो रही हैं, मतलब आज से पहले जो रेवोल्यूशंस थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं ये 2011 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। और इससे पहले थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी, उससे पहले सेकंड थी, फिर फर्स्ट थी। और उनमें जो चीज़ें बनी उन्होंने इंसानों को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं किया डायरेक्टली, लेकिन आज सोशल मीडिया और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डाटा एनालिसिस, वी आर सराउंडेड विद दैट, ठीक है। अब हमें ये इतना इम्पैक्ट करेंगे। तो इसी के बारे में नोबेल प्राइज विनर रॉबर्ट लुकस ने कहा था कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री के टेक्नोलॉजी इस तरह हमारी ज़िंदगियों को इम्पैक्ट कर रही है, और एक आम इंसान को भी इम्पैक्ट कर रही है, जो कि चाहे एजुकेटेड है या नहीं है, ठीक है। हम अब सबके पास इंटरनेट है, वी आर यूजिंग व्हाट्सएप और एटसेट्रा। सो now we have a lot of impact by this internet of things throughout our life। हमारी चीज़ें बड़ी
में मतलब मॉनिटर हैं अब हर चीज़ का लिहाज से, और आप लोगों से कनेक्टेड इस तरह कनेक्ट हो गए हैं कि आपको पता भी नहीं। उसकी एग्जांपल ये है कि एक इंसान को आप ज़िंदगी में सुबह को फर्स्ट टाइम मिलते हैं, शाम को आपकी वो फ्रेंड सजेशन में आ रहा होता है। तो बेसिकली ये कहाँ से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कंसेप्ट आया? पहले लोग घरों में कपड़े भी खुद बनाते थे 16-17 सेंचुरी में, और अपनी सिल्वर वेयर और वेपन्स खुद तैयार करते थे, और उनको फिर देकर फिर वो खाना लेते थे एग्रीकल्चर सेक्टर से ना। लेकिन 15, 16, 17 सेंचुरी में कुछ एपिडेमिक्स आए यूरोप में और यूके में। अभी आप जो चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एपिडेमिक है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लिपेट में लिया हुआ है। जो एपिडेमिक्स होता है वो एक सर्टन रीजन के अंदर आता है, कोई खास कोई बीमारी होती है और उसी एरिया में बस रहती है। और तब जब वो बीमारी वहाँ पे आई, लोग वहाँ पे मरे, और कुछ कभी नेचुरल कोई डिजास्टर हुआ जिसकी वजह से लोगों की फसलें तबाह होगी, तो पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि हम ऐसी चीज़ें करें कि इंसान कम से कम इम्पैक्ट हो। सो वहाँ से हमारे पास मशीन्स का कंसेप्ट आया, जो कि डिज़ाइन मशीन्स सबसे पहले तब बनी, ठीक है, और जिसकी वजह से इफेक्टिव जो प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज हुई, ठीक है। और बेसिकली ये यूके से स्टार्ट हुआ क्योंकि यूके वाज देन वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। दे हैव अ कोयल और आयरन कोर और डेवलप्ड फार्मलैंड्स। तो वहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। दे हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट अपॉन मैनी सेक्टर्स ऑफ लाइफ, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, मेडिसिन और एक्सेट्रा। तो क्या रीजंस बनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की? जैसे मैंने आपको बताया, आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने टेक्नोलॉजी को समझा कि ये भी हमारे काम की चीज़ है। इससे पहले क्या था, as I have told you before, there is a lot of clash between Orthodox Church and science in 15th और 16th century, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स चर्च था, वो कहता था कि साइंस किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, ठीक है, और उसी वजह से कई साइंटिस्ट को they have been sent to jails for many years। उसकी एग्जांपल गलीलियो हमारे सामने है, ठीक है। तो सर क्यों, वजह क्या थी सर, ऐसे क्यों करते थे वो कार्य? बिकॉज दे डोंट लाइक साइंस, दे बिलीव्ड के रिलीजन है सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, और हमें साइंस अगर हम करेंगे तो वो भी एक रिलीजन की तरह आ जाएगा, और उसकी वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लोग रिलीजन को छोड़ देंगे। जैसा कि आज हमारे अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात करें, देयर आर ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स जो कि अभी भी सोचते हैं कि अगर हम मतलब साइंस की तरफ जाएंगे तो शायद हम रिलीजन को छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं होता, इंसान के हर अपने बिलीव्स होते हैं, जिसमें साइंस इज नथिंग टू डू विद रिलीजन, ठीक है। वो दोनों हमेशा सेपरेट रह के अगर काम मतलब करे तो दैट कैन बी परफॉर्म इन फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। तो अभी भी हमारे कई मतलब लोग हैं जो उलमा कराम है जो कहते हैं कि साइंस इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है, क्योंकि दे क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। यही चीज़ थी यूरोप में भी 15th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में, और वो कहते थे आप खुदा के बारे में क्यों क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दे हैव बीन हाल्टेड फॉर मैनी इयर्स इन जेल्स। गलीलियो जो कि वो एस्ट्रोफिजिक्स की बात करता था, तो लेकिन आज वो अगर उसी यूरोप में आप जाएं तो यू गाइस विल फाउंड मैनी research institutes named with Galileo or very guest the number of guest houses or etc. तो ऐसा फिर उनको फिर अंदाजा हुआ कि साइंस is something else. It can be used to improve the quality of life, quality of humans existence, ठीक है। फिर उन्होंने उनकी जो डिपेंडेंसी से टेक्नोलॉजी पर बढ़ी, फिर उन्होंने मशीन लर्निंग की तरफ के, दूसरी चीज़ों की तरफ के, एजुकेशन का कंसेप्ट आया कि लोगों को एजुकेट करना चाहिए, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का कंसेप्ट आया कि यू गाइस शुड थिंक कलेक्टिवली फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसको आप अगर आप आम हमारी लैंग्वेज में बात करें, इज्तमाही जो इस्लाह होती है कि आप भी आपस में मिलके सारे मिलके कोई अच्छा काम करें और अच्छी चीज़ें करें। तो ये कंसेप्ट तब 16th-17th सेंचुरी में डेवलप हुआ, और यही बेस बनी फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। तो अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स को देखें जो कि जैसे रेवोल्यूशन 1 और 2 और 3 की थी, यू कैन नेम मैनी प्रोडक्ट्स। आपके पास सिलाई मशीन, आपके बल्ब, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब जो है, आपकी जो इनिशियल व्हीकल्स थी, ठीक है, स्टीम इंजन सबसे बड़ा जिसकी वजह से कोई भी मूवमेंट पॉसिबल हुई, ठीक है। उसके अलावा डीजल इंजन, और आपके पास फिर
फर्स्ट एरोप्लेन, ठीक है। दीज आर ऑल कम ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अगर आप कम्युनिकेशन के वे में बात करें, इलेक्ट्रिक टेलीफोन्स और एक्सेट्रा टेलीग्राम्स, और अगर आप मोटर्स की सूरत में फार्म करें, एनर्जी की सूरत में फार्म करेंगे, बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर्स और एक्सेट्रा। सो यू गाइस कैन फाइंड मेनी एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, examples in industrial revolution of first, second और third। स्टीम इंजन सबसे पहली, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सबसे बड़ी आप कह लें इन्वेंशन थी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट की, वो स्टीम इंजन थे। स्टीम इंजन बेसिकली स्टीम पावर को यूज करते हैं, जिसकी मदद से आप किसी भी क्या नाम है, कोई भी मूवमेंट पॉसिबल करवा सकते हैं। बेसिकली बाई प्रोड्यूसिंग स्टीम फ्रॉम द कोयल, so you guys can create some sort of steam pressure, जिसकी वजह से आप पिस्टन को आगे और पीछे मूव कर सकते हैं, ठीक है। यही पहली कंसेप्ट बना और यही मतलब मेन रीजन बनी जो हमारे पास सबसे पहले स्टीम बोट्स बनी, उसका लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन का एक जरिया बनाया। इट ऑल कम्स फ्रॉम यूके दैट टाइम एंड इट वेंट थ्रू यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, और उसके बाद पूरी दुनिया में फैल गया। अगर ये पिक्चर देखें तो जेम्स स्टीम इंजन, दिस इज द फर्स्ट एवर इंजन विच ह्यूमन हैज प्रोड्यूस्ड। तो उसके बाद स्टेफेंसन इंजन, इसकी मदद से तकरीबन 3 टन ऑफ मटेरियल 4 माइल्स तक डिलीवर किया गया, जो कि बड़ी अचीवमेंट थी ड्यूरिंग द फर्स्ट रेवोल्यूशन पीरियड के। इंसान थ्रू अपनी खुद की कोई फोर्सेस के बगैर या खुद की एफर्ट्स के बगैर थ्रू मशीन चीज़ों को मूव कर सकता है। इसी कंसेप्ट के साथ सबसे पहले स्टीम बोट का कंसेप्ट आया, ठीक है। लोगों ने पानी में जहाज़ों के जरिए सफ़र करना स्टार्ट किया, तो थ्रू डैट दे कैन आल्सो ट्राई टू इंक्रीज द इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री। तो अगर आप पिछले कोई 15-16 सेंचुरी के नॉवेल्स पढ़ें या कोई पुराने लिटरेचर पढ़ेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि तब दिस वाज द इजीएस्ट वे फॉर ट्रांसपोर्टेशन थ्रू सी, थ्रू वाटर, और ये सारा स्टीम बोट के जरिए पॉसिबल हुआ। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रॉप्स, लोगों की जो फसलें होती थी वो तबाह हो जाती थी। फिर उसके बाद कंसेप्ट आया और फर्टिलाइजर्स का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान, मिनरल्स का, कि कैसे आप अपनी जो प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। नए टूल्स आए, ठीक है, खेती बाड़ी के नए तरीके आए, ठीक है। इट हैज़ इम्पैक्टेड एग्रीकल्चर सेक्टर्स इन अ ग्रेट वे। अगर आप उसकी एग्जांपल देखें, जेथरो टल इन्होंने सबसे पहले जब ये ड्यूरिंग फर्स्ट रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बनाया, जिसके जरिए आप कोई भी सीड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे किसी भी फसल में, किसी भी लैंड के ऊपर। पहले ये पॉसिबल नहीं था, मैनुअली करना पड़ता था। उसके बाद जो क्रॉप को रोटेट करने का कंसेप्ट आया कि साल के 6 महीने में ये फसल होगी, साल के अगले 6 महीने में ये फसल होगी। दैट कंसेप्ट केम फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट। तो उसकी वजह से पहले ऐसा होता था कि अगर साल में एक ही फसल होती थी, जमीन बंजर हो जाती थी, क्योंकि उसमें अगर कोई चीज़ आप नहीं उगाते थे, तो वो भी चीज़ कम हुई और लोगों की जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो इम्प्रूव हुई। ब्रीडिंग का कंसेप्ट आया। सर ये जो क्रॉप्स होती हैं, फिर आधा साल एक क्रॉप होती है, फिर आधा साल एक क्रॉप। यस, ये मतलब आप भी देखा होगा जिनके पास जमीनें होती हैं, तो वो सर आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है बहुत ज्यादा। अब क्लियर है? जी जी, अब क्लियर। हाँ, तो उसमें फिर ये था कि आप एक साल में डिफरेंट फसलें लगा सकते हैं। उसकी वजह फिर ये मतलब होगी, उसकी वजह से ये होगा कि एक तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होंगी, फाइनेंशियली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, और दूसरी ये चीज़ होगी कि आप उसके जरिए ये कर सकते हैं कि आपकी जो जमीन बंजर 6 महीने पड़ी रहती थी, वो जब वो रहती है एक मतलब एक थ्रू इकोसिस्टम चलती है, तो ज़्यादा एफिशिएंट हो सकती है। मतलब वो यूज होती रहती है, मतलब खाली नहीं रहती। डेफिनेटली खाली नहीं रहती, उसकी वजह से वो बंजर होने से उसके चांसेस कम हो जाते हैं। सही। तो फिर उसके बाद ब्रीडिंग का कंसेप्ट है कि होमोजीनियस जो स्पीशीज थी पौधों की या जानवरों की, उनको मिला के उसी उन्हीं की प्रॉपर्टीज वाली या कैरेक्टरिस्टिक्स वाली ब्रीडिंग्स तैयार की गई। ये सारा कंसेप्ट हमारे पास उधर से ही आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट से। इसके अलावा फिर टेक्सटाइल सेक्टर में एक रेवोल्यूशन आया। पहले लोग हाथ से कपड़े बनाते थे, फिर मशीन्स आ गई, उन्होंने इंसानों को रिप्लेस कर दिया। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम 1813, जब सबसे पहले टेक्सटाइल फैक्ट्री अमेरिका में लगी, ठीक है। उसकी एग्जांपल्स है हमारे पास कॉटन गिन, ये हमारे पास यूज़ होती है, उसको
उसको कॉटन को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये स्पिनिंग मशीन, ये इसके जरिए आप एट अ सेम टाइम के आप कॉटन को स्पिन करके आप 8 थ्रेड्स को इकट्ठा लपेट सकते हैं। फ्लाइंग शटल के थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं। ये कंसेप्ट सारे हमारे पास आप नई नई व्हीकल्स बना सकते हैं जो कि आपके ट्रांसपोर्टेशन, आपकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी लाइफ बिजी करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। सो इट ऑल कम्स फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सर ये जो राइट ब्रदर्स ने डिजाइन बनाया था, तो Yes. सर ये मतलब उनको ये किस तरह पता लगा था कि इतना अगर वेट रखेंगे तो वो एयर में जा मतलब लिफ्ट हो सकता है वो? बेसिकली अगर आप पिछले लोगों की बात करें तो दे आर वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, ठीक है। और वो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज, अगर फॉर एग्जांपल अगर वुड यूज कर रहे हैं या कोई प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर, ठीक है, उनकी कितना सरफेस एरिया होता है और कितना सरफेस एरिया कब तक पॉसिबल है कि उसका जो स्ट्रक्चर है नहीं टूटेगा, कि कितना वेट वो कर सकता है, उसकी डेंसिटी क्या है, अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, नॉट ऑन सिंगल फैक्टर्स। So they consider that for making that. Basically they give this concept, ठीक है। बाकी बाद में there is a lot of R&D upon that कि कैसी हमारे पास चीजें होनी चाहिए और कैसे हम इसको उड़ा सकते हैं। फिर उसमें फिर आके ये उन्होंने फिर इंजन को यूज किया और एटसेट्रा दूसरे कंसेप्ट हैं। They just give a idea और आइडिया को यूटिलाइज करना, दिस इज नाउ वी कॉल इट एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि लोग दुनिया में करते हैं कि आइडिया को कैश करते हैं। मतलब इन्होंने पहले बहुत सारे ऐसे डिजाइन बनाए होंगे जो फेल हुए होंगे। डेफिनेटली ऐसे तो नहीं होता कि वो उन्होंने एक चीज में फौरन उड़ गई। So sometimes they took many years to create something very small. तो इसी तरह फिर हमारे पास मेडिकल सेक्टर में भी रेवोल्यूशन आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के थ्रू वैक्सीनेशन का कंसेप्ट आया, जिससे पहले लोगों को नहीं पता था वैक्सीनेशन क्या होती है। एनेस्थेटिक कंसेप्ट आया, आपको पता, आपने कोई भी प्रोसीजर करना हो अपने जिस्म में तो एनेस्थीसिया आपको किया जाता है, ठीक है, और दिया जाता है, उसके बगैर आप नहीं करवा सकते। that was going to be a that will be going to be a very very painful, ठीक है। तो एनेस्थेटिक कंसेप्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के थ्रू है कि आप कुछ देर के लिए अपने आप को सेंसलेस कर सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ एक्सरे ने मेडिकल फील्ड में एक रेवोल्यूशन हुई, ठीक है। और एस्पिरिन की मेंशन हुई। आप यू गाइस एवरी टुडे we all have that aspirin at our homes. अगर हमें कोई दर्द होता है तो हम एस्पिरिन यूज करते हैं। नोबेल प्राइज भी मिला था मेडिसिन में एक साइंटिस्ट को। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कंसेप्ट आया कि हम अपनी सेहत को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। डेट ऑल कम थ्रू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसके बाद लुइस पोस्टर ने हमारे पास जर्म थेरेपी का कंसेप्ट दिया कि वीक फॉर्म्स ऑफ डिजीज के जरिए आप जो आपके जिस्म के अगर स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ डिजीज है उसको आप डैमेज कर सकते हैं। वायरसेस का लोगों को पता लगा। इससे पहले हमेशा लोग यही समझते थे कि बेस्ड अपॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसको फिनोमेना कहते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन बायोमेडिकल की साइंस में, उसके जरिए हम बीमार होते हैं। और उसमें ये था कि आप जब बीमार होते हैं तो आप बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं और या वायरसेस प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन विद अ लॉट ऑफ रिसर्च फिर बाद में ये चीज़ प्रूव हुई कि बेसिकली बैक्टीरियाज और वायरसेस हमें बीमार करते हैं, हम उन्हें प्रोड्यूस नहीं करते बुखार या बीमार होने के बाद। So that also the concept came from the industrial revolution. Here, for example, अगर आप नीचे वाली पिक्चर देखें तो in that picture बच्चे को किसी बच्चे के अंदर during that 17th और 18th century किसी बच्चे के अंदर उन्होंने पहले कोपॉक्स जो एक टाइप ऑफ वायरस होता है वो इंजेक्ट करते हैं वो इस बच्चे के अंदर, और फिर उसको वैक्सीनेशन देके उसको क्योर करने की कोशिश की जा रही है। अगर आजकल की मेडिकल साइंस में हम देखेंगे तो दिस इज अनएथिकल, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग फर्स्ट और सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इट आल्सो हैपेंड कि लोगों को खुद पहले डिफरेंट वायरसेस उनके अंदर इंजेक्ट किए गए थ्रू डिफरेंट मीन्स, थ्रू फूड और एटसेट्रा, और थ्रू बाय इंजेक्टिंग देम, उसके बाद उनको क्योर करने की कोशिश की गई। और अगर आजकल की मेडिकल साइंस में हम बात करें तो दिस इज वेरी अनएथिकल, दिस इज अगेंस्ट द स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमैनिटी। सो ये कंसेप्ट सारे उस वक्त तब मतलब वर्क हुआ। लेकिन इसकी वजह से जो वैक्सीनेशन का कंसेप्ट है, दैट आल्सो सेव्ड बिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड।
ठीक है। उससे पहले जब लोगों को नहीं पता होता तो लोग मर जाते थे, उनको रीजन ही नहीं पता होती थी। डेट कंसेप्ट केम फ्रॉम डेट रेवोल्यूशन, लेकिन उसमें लोगों को इंजेक्ट किया गया वायरस से ताकि उनको हम क्योर कर सकें। डेट कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन आल्सो केम फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कम्युनिकेशन सेक्टर में अगर बात करें 1700 में हमें 4 दिन रिक्वायर्ड थे लंदन को मैनचेस्टर से कनेक्ट करने के लिए। 19th सेंचुरी से पहले की बात करें तो 4 आवर्स में हम कनेक्ट होते थे। अगर 19th सेंचुरी की बात करें या उसके 19th प्लस सेंचुरी की बात करें तो हम पूरा जो ब्रिटिश एम्पायर था वो कनेक्टेड था थ्रू रेड लाइन, ठीक है। तब ये क्या नाम है न्यू इन्वेंशंस हुई टेलीफोन की, टेलीग्राफ की, दैट आल्सो मेड अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन कम्युनिकेशन सेक्टर, दैट आल्सो कम्स थ्रू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो अगर आप इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट में है कि वी कैन हैव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, वी कैन हैव अ मॉडर्न इन्वेंशंस, वी कैन हैव अ गुड क्लास स्ट्रक्चर्स, वी कैन आल्सो इरेज जेंडर इनइक्वालिटी। अगर आप चाइना की रेवोल्यूशन की बात करें आज से कोई 60-70 साल पहले की जो थी, तो दे मेक अ रूल कि हमारा औरत मर्द में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, जितना औरत काम करेगी इंडस्ट्री में उतना ही मर्द करेंगे, ठीक है। ये नहीं होगा कि मर्द ज्यादा करेंगे औरत कम करेगी। तो आज जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज चाइना इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, आल्सो एट पार विद यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के थ्रू ये कंसेप्ट खत्म हुआ और फीमेल्स और मेल्स कम्युनिटी में दोनों ने इक्वली इसमें कंट्रीब्यूट किया आपस में मिलकर। एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हुआ, R&D का कल्चर डेवलप हुआ। यस सर, ये जो अपना इक्वल वर्कलोड का ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर ये हमारे यहाँ पे अप्लाई हुए तो हमारी इकोनॉमी सही हो सकती है? डेफिनेटली। आपके पास वर्क फोर्स हो, डेफिनेटली माइंड तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को दिए, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। सो बोथ हैव माइंड्स और बोथ कैन कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो अगर आप एग्जांपल लें किसी ऐसे कंट्री की जो बहुत ज़्यादा इस्लामिक भी और उसने तरक्की भी बहुत की हो, तो मलेशिया इज़ वन ऑफ द एग्जांपल। तो और आई वेंट देयर बैक इन 2016। तो आई सर वॉज टर्की ने टर्की का तो ये है ना कि मैं आपको सिर्फ आपने जो बात की ना उसकी तो रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टर्की में बिकॉज बेसिकली जो टर्की है वो एशिया और यूरोप का दरवाज़ा है। दे हैव लॉट ऑफ इम्पैक्ट फ्रॉम यूरोप, ठीक है। और उसकी वजह से वहाँ पे मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी बड़ी इजी है और तजारत भी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से भी उसकी बहुत तरक्की का एक राज है। लेकिन अगर आप ये देखें कि एक कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में, जिसने मज़हब को भी ना छोड़ा हो प्रॉपरली और उसने तरक्की भी की हो, तो मलेशिया इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है। वहाँ पे इक्वल औरतें भी उतना ही काम करती हैं, मर्द भी उतना ही काम करते हैं। So they have developed a very good economy. They have a very good standards of life. वहाँ पे they have a best airport. अगर आप उसकी कंपैरिजन करें दुनिया के बेस्ट एयरपोर्ट से, तो उसकी वजह यही है कि उन्होंने इसी को ख़त्म किया कि औरत मर्द में दोनों की एक अपनी जगह है सोसाइटी में, लेकिन दोनों कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पॉजिटिवली फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर कंट्रीज। तो अगर पाकिस्तान में ये कंसेप्ट हो तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल। और तो यहाँ पे जहाँ पे फनेटिक वॉइसेस होती हैं या फनेटिक अप्रोच वाले लोग होते हैं, वहाँ पे ये इस तरह के ख्यालात को वो आगे नहीं आने देते। तो दैट्स द रीज़न कि हम अभी भी वी आर लैकिंग इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिकॉज वी हैव लेस मैन पावर और एटसेट्रा। यस सर यहाँ पर लेकिन वही वाली बात है, यहाँ मसला है कि लोग बड़ा मायूब समझते हैं कि औरत अगर काम करे घर से बाहर निकलेगी, तो अभी तक चलता आ रहा है। Yes, स्टिल अभी तक हो रहा है। Yes, this mindset need to be improved। और दुनिया में अगर आप पॉजिटिव सोसाइटीज में जाओ, यहाँ पे देखो तो ये चीज़ नहीं है, ठीक है। और मैं उसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। तो आई नो प्रोफेसर who is female and Pakistani, she got married to a Brazilian professor. We met back in 2011, I think in Italy, I think. Yes, Italy. तो वो उसमें मतलब वो कहती थी, मुझे खुद मतलब वी आर वेरी
गुड इन कम्युनिकेटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ दीज कंट्रीज। तो वो खुद कहती थी कि आई फील सिक्योर while going anywhere at night in ब्राज़ील, कि मुझे कभी ये डर नहीं हुआ कि मुझसे कोई मतलब मिसबिहेव करेगा या किसी और कंट्री में मैं गई हूँ तो मुझे ये फील नहीं हुआ। बट व्हेनेवर आई गो बैक टू पाकिस्तान तो वो चीज़ दोबारा मेरे पे हावी हो जाती है। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ कल्चर, और कि हम हमारे माइंडसेट को वी नीड टू चेंज दैट माइंडसेट। फीमेल्स आर अगर हम रिलीजन को इकोनॉमी को पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें और रिलीजन को सेकंड प्रायोरिटी में रखें तो मेरे ख्याल से हम बहुत फायदे में जा सकते हैं। बेसिकली ये चीज होनी चाहिए, मैं आपको बताऊं कि रिलीजन हर एक का पर्सनल इशू होना चाहिए, स्टेट का इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही ना, इधर स्टेट का इशू बना होता है। तो दैट्स द रीजन के अगर मलेशिया ने तरक्की की है तो उन्होंने हर इंसान को कह दिया कि आप रिलीजन अपना है, ठीक है, आप उसको जैसे फॉलो करना चाहते हो करो, ठीक है। तो हमें उस चीज़ पे कोई इतराज़ नहीं, हमें इस चीज़ पे कोई इतराज़ नहीं आप क्या पहनते हो, आपने दाढ़ी रखी है, इस चीज़ पे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन वी नीड वर्क, कि अगर आप एक पढ़े लिखे बंदे हो तो यू शुड कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। तो ये नहीं है कि आप मतलब ना करो। तो यहाँ पे वो चीज़ें ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, और उसकी वजह ये है कि एजुकेशन अभी इतनी ज़्यादा आम नहीं है, ठीक है, और आप लोगों से बात नहीं कर सकते इसके बारे में, एजुकेशन के बारे में, और रिलीजन पे तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो ये चीज़ मतलब है अभी भी, और ऐसा ऐसा में भी लोग जब पढ़ेंगे तो ऐसा ऐसा ही चीज़ें थोड़ी बहुत होंगी। तो आप अगर मुसलमान हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, तो हमें सबकी दूसरे रिलीजन्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपने की भी करनी चाहिए, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमें जो चीज़ें दी हैं, ब्लेसिंग्स दी हैं, और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वी शुड टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। और बाकी लोग क्या करते हैं और व्हाटसोएवर, दीज आर सम डिफरेंट सिनेरियोज, और उसी वजह से अभी तक पाकिस्तान में चीज़ें डेवलप नहीं हो सकी कि, और मलेशिया जो कि हमारे जैसा ही कंट्रीज था, लेकिन उन्होंने दे डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम। उन्होंने मज़हब को जो था है, अभी भी वहाँ पे लोग सारे मुसलमान हैं, जुम्मे की नमाज भी पढ़ने जाते हैं, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग टू, ठीक है, दे आर वेरी पैशनेट टू अबाउट इस्लाम। बट जब आप चीज़ों को थोड़ा ओपन करते हो तो लोगों को एहसास होता है ना कि व्हाट वी हैव। जब आप चीज़ों को ज़रा किसी चीज़ में बंद करने की कोशिश करते हो तो फिर हर तरह की एक्सट्रीमिज्म प्रोड्यूस होती है, फनेटिक भी और हर तरह की, दोनों स्कूल ऑफ थॉट से ना, सिर्फ इससे नहीं, इधर से भी होती है, दूसरी तरफ से भी होती है। एनीवेज, तो बाकी हम वापस आते हैं इसमें, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो नेगेटिव इम्पैक्ट थे, वर्क कंडीशंस लोगों की काफ़ी चेंज हुई, चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा ली गई, पॉपुलेशन में इंक्रीज आया, ठीक है, और पोल्यूशन में इंक्रीज आया जो हमारे सोसाइटी में। चाइल्ड लेबर की अगर बात करें, ये पिक्चर 16-17 सेंचुरी की है, जिसमें कोयल माइंस में एक छोटे से बच्चे को भेजा जाता था सामान लेकर या कोई भी चीज़ करने के लिए, और उसकी जो हाइट होती थी उस माइन की 16 to 18 इंचेस तक होती थी। तो चाइल्ड लेबर जो आज दुनिया में जिसके ऊपर बैन लग चुका है, तो यूरोप में और यूके में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा ली गई, ठीक है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को और 10 इयर्स से कम उम्र के बच्चों को यूज़ किया गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो प्रोग्रेस है उसके लिए, और अराउंड 15% जो थी पोल्यूशन एक रीज़न थी जिसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट, जो अगर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कंसीडर करें, आजकल जो स्मोक है जिसे तो लाहौर में अक्सर सर्दियों में हो जाती है, दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, नेगेटिव एग्जाम्पल ऑफ या नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जिस तरह 1873 में अराउंड 700 पीपल्स डाइड बिकॉज ऑफ दैट स्मोक, और फिर 1952 में भी that comes in the negative category of that industrial revolution। आज अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, थ्रू इंटरनेट ऑफ थिंग्स एवरीथिंग हैज बीन चेंज, वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू 24/7, ठीक है। हमारी पर्सनल लाइफ से अफेक्ट हुई, ठीक है, और बिहेवियर्स लोगों के चेंज हुए, ठीक है। जो चीज़ें हम अपने एक्सप्रेशन से बता सकते थे, अब वो मीडिया के थ्रू उनकी वो वर्थ नहीं रही, ठीक है। लेकिन ये हुआ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने एक रेवोल्यूशन आई जो फोर्थ में इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो अगर आप समराइज करें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी उसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, तो फर्स्ट में वी मेड स्टीम इंजन, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस,
उसके बाद सेकंड में इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ी थी, जिसकी वजह से वी गॉट अ लॉट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस। कंप्यूटिंग का कंसेप्ट आया थर्ड में, जो 1960 में स्टार्ट हुई, कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए और आईटी के जरिए चीज़ों को ऑटोमेट करने की कोशिश की। चौथे में फिर हमने क्या किया, फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी आ गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गई, फिर उसके बाद फिजिकल डिवाइसेस आ गई, बायोलॉजिकल डिवाइसेस आ गई। सो दैट इज इम्पैक्टिंग अस आल्सो इन अ पॉजिटिव वे और आल्सो इन अ नेगेटिव वे। तो फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें, तो जैसे मैंने बताया स्टीम इंजन उसमें बने। सेकंड की बात करें तो इसमें वी हैव टेलीफोन्स, वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स और पावर्ड इंजन, वाटर पावर्ड इंजन, स्टीम पावर्ड इंजन, जनरेटर्स। थर्ड की बात करें तो गाइस ट्राई टू ऑटोमेट थिंग्स यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और अगर फोर्थ की बात करें, दिस इज समटाइम्स people fear talking about this revolution, industrial revolution fourth. No doubt it is actually digitalizing our industry, making our life easier. This is Sophia. I don't know you guys know about it or no. This is world's first ever robot citizen. यस सर, ये मैं आई थिंक शायद दुबई में रहती है ये। So no, she got a citizenship of Saudi Arabia. ठीक है। यस सर, अरब में ही रहती है, कहीं अरब स्टेट में ही रहती है। सिटीजनशिप दी गई, ठीक है। और शी वाज द फर्स्ट एवर रोबोट जो कि कुछ चीज़ों को फील भी कर सकती है, ठीक है। और आई डोंट नो यू गाइस नो अबाउट इट और नॉट, हैव यू एवर हर्ड द नेम ऑफ ऑड्रे हेपबर्न? शी वाज वन ऑफ द मोस्ट stylish actress in Hollywood history from 1940s or 1970s. She worked for many movies like I remember Roman Holiday, Sabrina, or Walk Alone Wild, or also got a number of Oscar awards for her outstanding performances in movies at that time. During the 1940s to 1970s, 60s, movies were very classic and very original, or they gave a lesson of life. So Sabrina, Audrey Hepburn was an icon at that time. उसको लेकर, और दूसरी नेफरतीती, I don't know you guys know about it or not. She was the queen, Egyptian queen, or she was considered as the most beautiful woman in Egypt at that time. She also ruled Egypt dynasty after the demise of her husband. Or I think she was the queen in 17th dynasty of Egyptian history. तो बेसिकली साइंटिस्ट ने ऑड्रे हेपबर्न और नेफरतीती, इन दोनों को लेकर कि वो कैसी नजर आती थी और वो उनका कैसा, उनको बेस बना के दे डिजाइन सोफिया। तो आज हमारे पास वो रोबोट है जो कि एक सिटीजन है किसी कंट्री का, जो कि सऊदी अरेबिया का। शी कैन आल्सो फील थिंग्स, ठीक है। सो दिस इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4, कि यू गाइज आर कनेक्टेड बाय सच थिंग्स जो कि आपके लिए डेंजरस भी हो सकती हैं, ठीक है। आपकी आइडेंटिटी। ये जो सोफिया है, इसकी कॉस्ट कितनी बनी थी जब ये डेवलप हो गई थी? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो बाकी ये कि मैंने व्हेन आई वाज इन चाइना, तो आई विजिटेड यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, तो उन्होंने भी इस तरह की रिपोर्ट बनाई थी वहाँ पे, और आई सा दैट रिपोर्ट, और जो कि चाइना की फर्स्ट एवर रिपोर्ट थी जो उन्होंने बनाई थी। और आप उसको देख के ये कह ही नहीं सकते थे कि रिपोर्ट, इट्स लाइक अ ह्यूमन। और वो उसको आपको सिग्नल देते थे, कोई चीज देते थे तो वो आपको रिस्पॉन्ड करती थी। सर तो, सर जो ये रोबोट है, फिर इनमें कोई डेथ वगैरह का भी कोई सीन होगा या नहीं, जैसे ये मैन मेड इंसानों ने जो रोबोट्स बनाए हैं? रोबोट सारे हैं ही मैन मेड हैं, और वो जो मतलब जो भी है, डेफिनेटली दे शुड हैव सम एक्सपायरी डेट। उनके अंदर को जो आपका स्ट्रक्चर चल रहा है, तो जैसा एक मशीन है ना, बेसिकली आप उसको रेनोवेट करते रहेंगे तो वो चलती रहेगी। दूसरा, अब जितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, क्लाउड कंप्यूटिंग आ गई है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गई है,
तो आप इनको कई कई सालों के लिए भी एक जैसा रख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये नहीं कि ये आप फ्यू ईयर्स में ख़त्म हो जाएंगे। यू कैन गिव देम समथिंग टू वर्क, डिपेंड अपॉन फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजीज। अब ये किसी एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। So this is Industrial Revolution 4 के this can be very dangerous in that पे कि हमारे इंसानों की जो वो है जो कत है वो ऐसा कम होती जाएगी, ठीक है। वो इंडस्ट्रियल 4 की बात करें तो वी हैव ऑटोमेशन, कनेक्शन, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा एनालिसिस और all these things together, or it comes or it started about 2010, after 2010. So we can have a lot of data which are available through cloud computing Sir? for our yes सर ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग में जो डेटा सर्वर्स यूज होते हैं तो इनमें काफी बड़ी बड़ी वो पीसीज होते हैं, तो इनको रन करने के लिए मतलब ये 24/7 यूज रन होते हैं ना, तो इनको Yes. रन करने के लिए बिजली मतलब सोलर से यूज करते हैं। नहीं, ये जो आप बिजली की बात कर रहे हैं तो अगर फॉर एग्जांपल अगर जो भी बड़े डाटा सेंटर्स हैं जो कि दुनिया में है, डेवलप कंट्रीज में है, वहाँ पे तो शॉर्टेज है ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। तो उनके पास तो बैकअप्स भी दे हैव अ लॉट ऑफ बैकअप्स कि पहले अगर जो उनकी ट्रेडिशनल है वो उसका बैकअप भी होगा, फिर रिन्यूएबल्स का बैकअप भी होगा, ठीक है, और फिर कोई और चीज़ है उसका भी बैकअप होगा। दे हैव लॉट ऑफ बैकअप्स। तो ये नहीं है कि वो किसी एक के ऊपर वो रिलाई करे, क्योंकि उनके जरिए उन्होंने पूरी दुनिया को कंट्रोल करना होता है। तो वो ऐसे नहीं होता कि सिर्फ एक ट्रेडिशनल जो सप्लाई है उधर से उनको पावर जा रही होती है। तो दे हैव लॉट ऑफ बैकअप्स। सो दैट्स वाई ये आप चीज़ें जो कि आपको बहुत कम आपको सुनने में मिलता होगा कि कोई चीज़ मतलब ना हैक हो गई है या उसका खत्म मतलब अचानक बंद हो गया, कुछ हुआ है ना, क्योंकि उनके पीछे एक बैकअप की सीरीज होती है। जैसे कि आपके पास अगर किसी कंट्री के पास अगर एटम बम है तो उसके पीछे भी उन्होंने काउंटर चेक्स लगाए होते हैं ना, कि कहीं पे इसको चलना जाए, कोई एक बंदा मतलब उसके पीछे को चेक होगा, उसके पीछे को चेक होगा, उसके पीछे को चेक होगा। सिमिलर थिंग्स हैपन विद सच प्लेटफॉर्म्स who are handling cloud computing at a very big level. तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये 2011 में कंसेप्ट आया जर्मनी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 का। तो इसका अगर 9 पिलर्स देखें, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा एनालिसिस, 3D प्रिंटिंग। आप कोई भी स्ट्रक्चर 3D प्रिंटिंग से बना सकते हैं, ठीक है। उसमें आप बेसिकली बाय लेयर आप कोई इंसान की उस जैसा भी डेमो बना सकते हो, किसी की शक्ल भी बना सकते हो यूजिंग 3D प्रिंटिंग, यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसके अगर टेक्नोलॉजीज देखें जो इसमें ड्रोन, 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, ब्लॉकचेन और वर्चुअल रियलिटी दैट आर आल्सो अफेक्टिंग आवर लाइव्स। तो अगर इसके ये मेरा एक कजन है, उन्होंने इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट की है कराची से। उन्होंने अपना ये 3D प्रिंटिंग का काम शुरू किया है, तो उनको बहुत प्रॉफिट हो रहा है। तो ये वाकई में मतलब इतना सक्सेसफुल काम है 3D प्रिंटिंग का। 3D प्रिंटिंग इज अ वेरी दिस इज ओल्ड कंसेप्ट, लेकिन अब जो इसके टेक्नोलॉजी के साथ ये काफ़ी ज़्यादा इसमें रेवोल्यूशन आ गया है, ठीक है। आप इससे कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। आपने डेंटल इम्प्लांट्स बनाने हैं वो आप बना सकते हैं, ठीक है। आपने बेस्ड अपॉन आपके पास कौन से मटेरियल्स हैं, आप अगर इसको नेगेटिव पर्पस के लिए यूज़ करना है वो कर सकते हैं, वेपन्स बना सकते हैं, ठीक है। आपने कोई भी कोई किसी का मुजस्मा बनाना है और कुछ भी बनाना है, आप कुछ भी बना सकते हैं इससे, ठीक है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सर। अब तो ऐसे पाकिस्तान ने भी ड्रोन पॉलिसी अप्रूव कर दी है। हाँ, ऐसे चीजें को हमने दुनिया को तो आप फॉलो करना है ना। अब ये चीजें तो नहीं है कि हमसे छुपी हुई हैं। पहले होता था ना, ऐसे कोई 50-60 साल पहले कि टेक्नोलॉजी किसी कंट्रीज की होती थी सिर्फ। अब तो ये IoT का ये भी फायदा है ना कि आप टेक्नोलॉजी शेयर हो गई हैं, जो भी बनती है हमें पता लगता है कि बनी है ना। तो पहले ऐसे नहीं होता था। So we have a lot of challenges, employment challenges, privacy और sector. सर ये जो IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये मतलब कहाँ पे अप्लाई होती है? मतलब ये दुनिया की हर चीज पर अप्लाई, हर जगह पे अप्लाई हो रही है बेसिकली। अगर मैं वही चाह रहा था आपको इस पे भी लेक्चर दे, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे, क्योंकि ये आपके कोर्स से थोड़ा हटके अलग है। तो क्योंकि कुछ बेसिक कंसेप्ट आपके रह गए थे जो कोर्सेज में अभी कवर नहीं हुए थे, लेकिन वो आप FSC में पढ़ चुके थे आप। तो आई थॉट कि मैं आपको इन चीज़ों में जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उस पर थोड़ा आगे क्लियर कर देता हूँ, रेदर देन दैट ट्रेडिशनल फिजिक्स जो कि आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं अपनी FSC में।
तो वही मैंने आपको असाइनमेंट दी थी और आपको मैंने इस चीज़ पे थोड़ा बहुत दे के आई होप यू गाइस फाइंडिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि ये कोई नई चीज़ आपको समझने में मिल रही है। तो उसके आप उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसमें सेंसर्स होते हैं, डिटेक्टर्स होते हैं, फिर एटसेट्रा डाटा को शेयर कर रहे होते हैं और डिवाइसेस आप में आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं। तो दिस इज लॉन्ग कंसेप्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। तो अगर मेगा ट्रेंड्स की बात करें, फिजिकल, डिजिटल और बायोलॉजिकल ट्रेंड्स हैं। फिजिकल में हमारे पास हमने 3D प्रिंटिंग का कंसेप्ट आया इस रेवोल्यूशन में। आपने व्हीकल्स को ऑटोमेटेड कर दिया, एडवांस रोबोट्स बना दिए, न्यू मटेरियल्स आप डिज़ाइन कर रहे हैं। डिजिटल की बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गई, डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। यू गाइस हैव प्लेटफॉर्म्स टू डू दैट। बायोलॉजिकल की बात करें, यू गाइस कैन स्टडी द जीनोम इंजीनियरिंग ऑफ एनी ह्यूमन और एनी लिविंग थिंग, जीनोम स्ट्रक्चर, डीएनए स्ट्रक्चर, जो कि आज से पहले मुमकिन नहीं था। सिंथेटिक बायोलॉजी के कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हुए, डाटा एनालिसिस ज़्यादा वास्ट हुआ इस कंसेप्ट के सर बाद। ये जो डीएनए स्ट्रैंड को जो वो करते हैं, चेंज करते हैं, आल्टर करते हैं, तो ये इन अनएथिकल है या मतलब अब अनलीगल हो गया? ये मैंने आपको अभी शायद थोड़ा बताया भी था कि ये जो जर्म थेरापी है ये बैन हो चुकी है, इस पर आगे भी नहीं हो रही है। इसकी वजह यही है कि आप डीएनए को चेंज करके डेफिनेटली उसको इम्प्रूव तो कर सकते हैं, लेकिन लोगों को डर था कि हमारी इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज या जो जनरेशन में चली आ रही हैं, जो हमारी सोच थी, एक होता है ना कि इंसान कोई सोच लेके पैदा होता है अपने माँ बाप से, अपने आबाओ अजदाद से, तो वो डिस्टर्ब हो रही थी। तो दैट्स व्हाई दिस इज टोटली अनएथिकल नाउ। तो बायोलॉजिकल, फिर इसके ट्रेंड्स सिंथेटिक बायोलॉजी में, डाटा एनालिसिस में, एटसेट्रा, ठीक है, इसके फिर इम्पैक्ट हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली इकोनॉमी किसी भी कंट्री की इम्प्रूव होती है ग्रोथ के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट के थ्रू और नेचर ऑफ वर्क के थ्रू। बिजनेस इम्प्रूव होता है, नेशनल इम्पैक्ट आता है कंट्रीज पे, ठीक है। सोसाइटी मी सेंटर्ड हो गई है, सोशल मीडिया और एटसेट्रा और मैनी थिंग्स, ठीक है। इंडिविजुअल अगर इम्पैक्ट की बात करें तो दे आर इम्पैक्टिंग आवर बिहेवियर्स, प्राइवेसी, आवर ओनरशिप। अब हमें नहीं पता हमें किस टाइम काम करना है और किस टाइम आराम करना है। पहले हर चीज जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो ये जो चीजें इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे ऑपरेट करती हैं, ये डाटा कंज्यूम करते हैं ना? समझा नहीं मैं क्या आप कहना चाह रहे हैं। मतलब जैसे ये जो जो डाटा साइंस होती है, इसमें यही बताते हैं ना कि जो अब नई बिग थिंग है वो डाटा है। बिल्कुल। मतलब जैसे हमारी ये सोशल मीडिया साइट्स हैं, ये सारा डाटा हमारा स्टोर कर लेते हैं और फिर ये कंपनियों को बेचते हैं। आप जो तो खाने पे, मैं आप वही बता रहा हूँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपकी हर चीज में अप्लाई हो रही है। आप फॉर एग्जांपल आप कितना चलते हैं, आपकी स्मार्ट वॉचेस क्या है, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए आप काम करती है ना, कि आप कितना चलते हैं, आपने कितनी एक्सरसाइज की है, आप के ऊपर बेस करके फिर आप मतलब तो इसको फिर करने के बाद उसका क्या नाम है, फिर डेफिनेटली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फॉर हमारी आइडेंटिटी को, हमारी सेंस ऑफ प्राइवेसी को और हमारी ओनरशिप को वाइडली वो इम्पैक्ट कर रही है। वी हैव मैनी good aspects of this revolution. Along with that, we have a very serious impact which we can observe maybe in coming years. Okay? यस सर। सर ये नहीं कि ये हो रहा है ना कि अब हमें ये जो डिवाइसेस वगैरह इजाद हुई हैं आईओटी की वजह से, एक तरह से ये भी हो रहा है कि हमें कोई ताकतें हैं जो कंट्रोल वगैरह कर रही हैं। डेफिनेटली जब आपका एक डाटा कहीं शेयर हो रहा है, आप क्या सोचते हो, वो क्या हर चीज़ को आप वो कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। डेफिनेटली ये चीज़ें फिर हेल्पफुल में यही हमारे नेशंस के जो वेपन्स यही होंगे इनके जरिए वो दूसरे नेशंस को कंट्रोल करेंगे। चलें जी, ये बच्चों आपकी आखिरी असाइनमेंट है, ठीक है। ये मैं पहले बता चुका हूँ इसके स्टार्ट में, ये आपने मुझे नेक्स्ट वेडनेसडे तक जमा करवानी है। So I hope you guys have enjoyed learning physics, or I hope that you guys can perform well in your exams. This was your last lecture for this course. I hope you enjoyed learning new things, or I hope that you guys can do something better for yourself, for your people around, for people around you, or for your country also.
So I wish you best of luck for your final exams. Thank you, sir. Jazakallah, sir. Thank you, sir. Love you, sir. Thank you, sir. I'll